अरबपति ने नौकरानी का पीछा किया और उसे अपने बच्चों के साथ एक पुल के नीचे देखा। सबसे बड़ी बेटी ने सब कुछ बता दिया। राजीव खन्ना 3 हफ्तों से कुछ ऐसा देख रहे थे जिसे वह नाम नहीं दे पा रहे थे। यह कोई खास बात नहीं थी, न रसोई में कोई गलती थी, न फर्श पर कोई दाग था, न कोई शिकायत थी और न ही कोई देरी। यह लक्ष्मी में कुछ था, कुछ ऐसा जो उससे दूर जा रहा था, जैसे किसी मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे बिना शोर के, बिना किसी को पता चले कम होती जाती है जब तक कि लौ लगभग बुझ न जाए। हाथ सबसे पहले थे। राजीव ने एक सोमवार सुबह उसे तीनों बच्चों आर्यन, रोहन और मायरा को नाश्ता परोसते देखा और रसोई के दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि लक्ष्मी के हाथ लाल फटे हुए थे, पोरों की त्वचा फट चुकी थी, जैसे घंटों बर्फीले पानी में डुबोए गए हों। उसने हमेशा की तरह उसी सटीकता से फल की 3 प्लेटें परोसी। आर्यन के लिए केले के टुकड़े, रोहन के लिए सेब के क्यूब्स और मायरा के लिए बिना बीज का आम। लेकिन चम्मच छोड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे और दर्द से उसकी उंगलियां अकड़कर बंद हो रही थीं। फिर उसकी आंखें थीं। लक्ष्मी की हमेशा रहने वाली आंखों के नीचे के काले घेरे, एक काम करने वाली महिला के सामान्य काले घेरे। सुबह 6 बजे से वे कुछ अलग हो गए थे, कुछ गहरा, अधिक काला, एक ऐसे घाव के रंग का जो कभी ठीक नहीं होता। आंखें ही चेहरे में धंस गई थीं, जैसे खोपड़ी उसके बाकी हिस्से को सोख रही हो। और कपड़े नहीं पड़ता, लिक्सक्राम के सामने आंखें ही मानता, बातें के सामने, वर्दी के नीचे हमेशा वही कपड़े, हमेशा एक ग्रे ब्लाउज और काले पैंट, जो हर हफ्ते उसे बड़े लगते थे, क्योंकि लक्ष्मी उनके अंदर सिकुड़ रही थी, जैसे एक पेड़ जो पतझड़ के मौसम में नहीं बल्कि अन्य मौसम में पत्तियां खो रहा हो। राजीव ने कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह जानता नहीं था कि क्या कहना है। आप अपनी घर की सफाई करने वाली महिला से कैसे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है? किन शब्दों में, किस अधिकार से वह उसे वेतन देता था? एक अच्छा वेतन, या उसे ऐसा ही लगता था? और वह समय पर आती थी और समय पर जाती थी, और तीनों बच्चों को नहलाया और खिलाया जाता था, और घर बेदाग रहता था। और यही सब राजीव को जानने की जरूरत थी, या वह सब जो वह जानना चाहता था, या वह सब जो वह खुद को जानने की इजाजत देता था। यह गुरुवार को सुबह 11 बजे था, जब लक्ष्मी के शरीर ने तय किया कि वह और नहीं सह सकती। वह रसोई में मायरा के लिए दूध की बोतल तैयार कर रही थी। तीनों बच्चे 4 साल के थे और मायरा अभी भी दोपहर की नींद से पहले गर्म दूध पीती थी, क्योंकि वह तीनों में 11 मिनट छोटी थी और लक्ष्मी जानती थी कि गर्म दूध उसे बेहतर नींद देता है। हालांकि किसी ने उससे यह जानने, याद रखने या मायरा को पसंद आने वाले सटीक तापमान पर दूध की बोतल तैयार करने के लिए नहीं कहा था। लक्ष्मी चूल्हे के सामने खड़ी थी, एक हाथ से दूध हिला रही थी, जबकि दूसरे से वह काउंटर के किनारे को पकड़े हुए थी, क्योंकि सुबह से ही उसके पैर कांप रहे थे और रसोई का फर्श उसके नीचे ऐसे हिल रहा था जैसे घर एक जहाज पर हो। पहले दूध की बोतल गिरी, फिर घुटने, फिर पूरा शरीर। लक्ष्मी के रसोई के फर्श पर गिरने की आवाज सूखी, बिना किसी रुकावट के थी। किसी ऐसे व्यक्ति के गिरने की आवाज जिसमें खुद को गिरने से बचाने की भी ताकत न हो। दूध टाइल्स पर फैल गया। दूध की बोतल मेज के पैर तक लुढ़क गई और लक्ष्मी आंखें बंद किए, राख जैसे रंग के चेहरे और वर्दी से ढके शरीर के साथ फर्श पर पड़ी रही, जिसका वजन किसी भी 31 साल की महिला के लिए जितना होना चाहिए उससे कम था। राजीव को वह 40 सेकंड बाद मिली। वह फोन हाथ में और जुहू के सुपरमार्केट की इन्वेंट्री फाइल बगल में दबाए अपने दफ्तर से आ रहा था। और जब वह रसोई में दाखिल हुआ और लक्ष्मी को फर्श पर गिरा हुआ देखा, जिसके चारों ओर दूध एक सफेद पोखर की तरह फैला हुआ था, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसके माथे को छुआ, वह ठंडा था। उसकी कलाई में नब्ज ढूंढी, वह वहीं थी, कमजोर, अनियमित, कुछ ऐसा जो काम कर रहा था लेकिन काम करना बंद करने वाला था। उसने डॉ शर्मा को बुलाया, उनसे तुरंत आने को कहा। लक्ष्मी को लिविंग रूम के सोफे तक उठाया और उसे उठाते समय जो महसूस हुआ, उसने उसके सीने में कुछ ऐसा कस दिया जिसे वह पहचान नहीं पाया। उसका वजन कुछ भी नहीं था। उसका वजन 10 साल के बच्चों जितना था, वयस्कों जितना नहीं। डॉ शर्मा 20 मिनट में आ गए। उन्होंने सोफे पर स्टेथोस्कोप और रक्तचाप मापने वाले यंत्र से उसकी जांच की और उंगलियों से उसकी पसलियों को दबाया, जो वर्दी के नीचे पियानो की चाबियों की तरह उभर रही थीं। उन्होंने खून का नमूना लिया, उसके फटे हुए हाथों की जांच की, अपने अंगूठे से उसकी पलकें खोलीं और एक छोटी टॉर्च से उसकी पुतलियों को देखा। और जब वह खत्म हो गया तो वह उठा। उसने राजीव को कमरे से बाहर आने का इशारा किया और गलियारे में डॉक्टरों की धीमी आवाज में कहा, जो ऐसी खबरें देते हैं जिन्हें उन्हें नहीं देना चाहिए।
गंभीर कुपोषण और हाइपोथर्मिया की शुरुआत। यह महिला खाना नहीं खा रही है राजीव, और उसके हाथों की स्थिति और उसके शरीर के तापमान को देखते हुए मैं आपसे यह गंभीरता से पूछता हूं, क्या यह महिला सड़क पर सो रही है? राजीव ने बिना समझे उसे देखा। यह असंभव है डॉक्टर, मैं उसे हर महीने पूरा वेतन देता हूं। डॉ शर्मा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप ब्रीफकेस में रखा, मेज पर कुछ निर्देश छोड़े और चले गए। और राजीव अपनी मल्लाबार हिल की हवेली के गलियारे में खड़ा रहा, लिविंग रूम की ओर देख रहा था, जहां लक्ष्मी सोफे पर दूध से सने वर्दी और पुराने शॉल में सो रही थी, जिसे वह कभी नहीं उतारती थी। उसने अपने कंधों को ढका हुआ था, वही शॉल जो वह मई के महीने में पहनती थी जब गर्मी होती थी, जो वह हमेशा पहनती थी, जैसे कि वह कुछ छिपा रही हो या जैसे कि शॉल तापमान से ज्यादा महत्वपूर्ण था। और 3 साल में पहली बार उस महिला को अपने घर में काम करते हुए राजीव खन्ना ने खुद से वह सवाल पूछा जो उसे पहले दिन पूछना चाहिए था। जो महिला उसके बच्चों की देखभाल करती थी, वह कैसे रहती थी? राजीव उस रात ठीक से नहीं सो पाया, न अगली रात न उसके बाद वाली रात। डॉ शर्मा का सवाल उसके सिर में एक न बजने वाली गूंज की तरह बैठ गया। क्या वह महिला सड़क पर सो रही है? ऐसा नहीं हो सकता था। वह लक्ष्मी को हर महीने 12,000 रुपये देता था। मुंबई में एक घरेलू सहायिका के लिए एक अच्छा वेतन, एक कमरे, भोजन और परिवहन के लिए पर्याप्त। वह जानता था क्योंकि वह खुद हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को घर के पैरोल पर हस्ताक्षर करता था। वही दस्तावेज जहां लक्ष्मी का पूरा नाम लक्ष्मी देवी और वह राशि अंकित थी जो कविता उसे हर महीने नकद में देती थी, क्योंकि लक्ष्मी का कोई बैंक खाता नहीं था। कविता उसे देती थी। यह वाक्यांश शुक्रवार रात को उसके दिमाग में कौंधा जब वह डाइनिंग रूम में अकेला रात का खाना खा रहा था, क्योंकि कविता अपनी सहेलियों के साथ रात के खाने पर थी और तीनों बच्चे पहले ही सो चुके थे। राजीव प्लेट को देख रहा था, कांटा हवा में था और वाक्यांश घूम रहा था। कविता उसे देती थी, वह पैरोल पर हस्ताक्षर करता था, लेकिन कविता उसे पैसे देती थी। उसने कभी लेन देन नहीं देखा था, कभी मौजूद नहीं था, कभी लक्ष्मी से नहीं पूछा था कि उसे अपना हिस्सा मिला या नहीं। क्योंकि वह क्यों पूछता? उसकी पत्नी घर की देखभाल करती थी, उसकी पत्नी पर उसे भरोसा था। शनिवार को लक्ष्मी सुबह 7 बजे आई, हर शनिवार की तरह। उसने नाश्ता तैयार किया, तीनों बच्चों को नहलाया, रसोई को बेदाग छोड़ा और दोपहर 12 बजे जब उसकी पाली खत्म हुई तो उसने नौकरानी के कमरे में अपनी वर्दी उतारी, ग्रे ब्लाउज और काले पैंट, और वह शॉल पहना जिसे वह कभी नहीं उतारती थी, और एक प्लास्टिक बैग हाथ में लिए हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। राजीव ने उसे दूसरी मंजिल के दफ्तर की खिड़की से बाहर जाते देखा। उसने 30 सेकंड इंतजार किया, अपनी एसयूवी की चाबियां पकड़ी और उसके पीछे निकल पड़ा। लक्ष्मी मलाबार हिल की रिहायशी सड़क पर 4 ब्लॉक पैदल चलकर मुख्य सड़क तक गई। राजीव अपनी एसयूवी में दूर से 3 गाड़ियां पीछे उसका पीछा कर रहा था, एक साथ हास्यास्पद और दोषी महसूस कर रहा था। हास्यास्पद क्योंकि वह 40 साल का आदमी था जो एक जासूस फिल्म के जासूस की तरह अपनी नौकरानी का पीछा कर रहा था, और दोषी क्योंकि उसे यह जानने के लिए उसका पीछा करने की जरूरत थी कि वह कैसे रहती थी। इसका मतलब था कि 3 साल में उसने कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई थी। लक्ष्मी अंधेरी वर्सोवा रोड पर बस स्टॉप पर चढ़ गई। राजीव ने अपनी एसयूवी से उसका पीछा किया। बस शहर के पूरब की ओर बढ़ी, बांद्रा, दादर, सीएसटी पार किया और हर किलोमीटर के साथ सड़कें संकरी होती गईं, फुटपाथ और टूटे होते गए, इमारतें और ग्रे होती गईं। लक्ष्मी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के पास एक स्टॉप पर उतर गई और 3 ब्लॉक पैदल चलकर दूसरे स्टॉप तक गई, जहां वह दूसरी बस में चढ़ गई जो दक्षिण की ओर जा रही थी, उन बस्तियों की ओर जिन्हें राजीव केवल अखबारों की खबरों से जानता था, जब बाढ़ आती थी या जब नदी में कोई लाश मिलती थी। दूसरी बस ने उसे धारावी बस्ती की एक बिना पक्की सड़क पर छोड़ दिया। राजीव ने अपनी एसयूवी 2 ब्लॉक पीछे खड़ी की और पैदल उसका पीछा किया। धूल भरे फुटपाथ पर गड्ढों और गंदे पानी के कुंडों और सीवेज की गंध से गुजरता रहा, जिसने उसकी नाक जला दी। लक्ष्मी बिना मुड़े चलती रही। प्लास्टिक बैग उसकी टांग से टकरा रहा था और शॉल गले तक बंद था। भले ही दोपहर के 2 बजे थे और मुंबई की मई की गर्मी पीठ पर प्रेस की तरह पड़ रही थी। वह 10 मिनट, 15-20 मिनट चली, जब तक कि सड़क एक कंक्रीट के पुल पर खत्म नहीं हो गई जो मिठी नदी पर बना था। एक ऐसी नदी जो अब नदी नहीं बल्कि कूड़े और कीचड़ वाला एक काला पानी का नाला था, और शहर जो कुछ भी फेंकता और भूल जाता था उसकी केंद्रित गंध थी। लक्ष्मी पुल पार नहीं की, वह किनारे पर रुकी, चारों ओर देखा और पुल के नीचे एक कच्ची सड़क से उतर गई।
राजीव 10 मीटर की दूरी पर एक कंक्रीट के खंभे के पीछे रुक गया और उसने जो वहां से देखा उसने पिछले 3 सालों की हर सुबह को समझने का उसका तरीका बदल दिया। पुल के नीचे गत्ते के दबे हुए आयताकार टुकड़ों पर जो फर्श जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी लगभग 7 साल की एक लड़की जिसकी बाल कसकर चोटी में बंधे थे और एक साफ ब्लाउज जो उसे थोड़ा बड़ा था। वह एक उल्टी बाल्टी पर बैठी एक छोटे लड़के के बाल एक कंघी से कंघी कर रही थी जिसमें 3 दांत गायब थे। लड़के की उम्र 5 या शायद 6 साल होगी और वह पुल की कंक्रीट की दीवार के सहारे बैठा था। अपनी गोद में एक खुली कॉपी और एक छोटी बिना नोक वाली पेंसिल से कुछ लिख रहा था, उसी एकाग्रता से जैसे कोई दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गृह कार्य कर रहा हो। और एक कोने में अखबारों से ढके एक गत्ते के डिब्बे में एक बच्चा सो रहा था। एक बच्चा शॉल से ढका हुआ था। शॉल। राजीव ने इसका मतलब समझने से पहले ही उसे पहचान लिया। यह वही शॉल था, वही शॉल जो लक्ष्मी हवेली में हर दिन पहनती थी, वही शॉल जिसे वह कभी नहीं उतारती थी, वही शॉल जिसे घर में सभी कर्मचारी की एक हानि रहित अजीब आदत मानते थे। लक्ष्मी और उसका शॉल। मई में भी वह इसे नहीं उतारती। वह शॉल जो दिन में लक्ष्मी के कंधों को ढकता था जब वह फर्श साफ करती थी और दूध की बोतलें तैयार करती थी और तीनों बच्चों को नहलाती थी। रात में वह एक ऐसे बच्चे के शरीर को ढकता था जो एक पुल के नीचे एक गत्ते के डिब्बे में सो रहा था। बच्चों ने लक्ष्मी को देखा और उसकी ओर दौड़े। दोनों बड़े बच्चे। लड़की ने कंघी छोड़ी, लड़के ने कॉपी बंद की। वे उन बच्चों की तेजी से दौड़े जो घंटों से इंतजार कर रहे होते हैं और जब उन्हें वह व्यक्ति दिखता है जिसका वे इंतजार कर रहे होते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। लक्ष्मी झुक गई और दोनों को एक साथ गले लगा लिया। एक कसकर भूखे आलिंगन, किसी ऐसे व्यक्ति का आलिंगन जो 12 घंटे से उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है और जो हर बार जब वह उन्हें छोड़ता है तो नहीं जानता कि क्या वह सब कुछ वैसा ही पाएगा। लड़की पहले अलग हुई। वह एक कोने तक गई जहां एक बाल्टी में पानी और एक प्लास्टिक का कप था और कप भरकर वापस आई। माँ, हमने तुम्हारे लिए नाश्ते की रोटियां बचाई हैं, वे नीले बैग में हैं। लक्ष्मी ने पानी पिया, लड़की की छोटी सहलाई और फिर उस प्लास्टिक बैग को खोला जो वह हवेली से लाई थी और उसमें से खाने का एक थर्मोकोल का डिब्बा निकाला। राजीव ने उसे पहचान लिया। यह वही दोपहर का भोजन था जिसे लक्ष्मी खुद हर दिन हवेली की रसोई में तैयार करती थी। वह प्लेट जो वह दोपहर में परोसती थी जब तीनों बच्चे दोपहर की नींद लेते थे। वह प्लेट जिसे राजीव ने रसोई काउंटर पर सैकड़ों बार देखा था, यह पूछे बिना कि क्या लक्ष्मी उसे खाती थी या नहीं। वह उसे नहीं खाती थी, वह उसे बैग में रखती थी और यहां लाती थी। लक्ष्मी ने डिब्बा खोला, एक चम्मच निकाला और पहले कॉपी वाले लड़के को खिलाना शुरू किया, फिर लड़की को, चम्मच चम्मच करके, भोजन को इतनी सटीकता से बांटते हुए जैसे कोई जानता हो कि हर कोई कितना खाता है और कितना बचाना है ताकि वह पर्याप्त हो। और उसने खुद नहीं खाया। उसने एक बार भी चम्मच अपने मुंह में नहीं डाला। उसने उन रोटियों को तोड़ दिया जिन्हें लड़की ने नाश्ते से बचाया था, ठंडी और सख्त रोटियां जो दोपहर तक एक पुल के नीचे एक प्लास्टिक बैग में रही थीं, और उन्हें सब्जी के शोरबे में डुबोकर नरम किया और हर एक को एक एक दी। और जब दोनों बच्चे खाना खा चुके तो लक्ष्मी गत्ते के डिब्बे तक गई। बच्चे को जगाने की सावधानी से उठाया, उसे अपनी छाती से लगाया और चम्मच से उसे शोरबे के बचे हुए हिस्से दिए। छोटे छोटे चम्मच जो एक ऐसे बच्चे को दिए जाते हैं जिसने अभी अभी ठोस खाना शुरू किया है। छोटे छोटे चम्मच जिन्हें बच्चा आधी नींद में आंखें बंद करके और मुंह स्वतः खोलकर प्राप्त कर रहा था। राजीव खंभे के पीछे हाथ कंक्रीट पर रखे खड़ा था और उसकी जबड़ा इतना कसकर बंद था कि उसके दांत दर्द कर रहे थे। वह जो देख रहा था वह गरीबी का दृश्य नहीं था, वह एक प्रणाली थी, जीवित रहने की एक संगठित प्रणाली जो बहुत बार दोहराई जाने वाली चीज की सटीकता से काम करती थी। बचाई हुई रोटियां, बाल्टी में पानी, क्रम से बांटा गया भोजन, अंत में बच्चा। एक प्रणाली जिसे लक्ष्मी ने 3 बच्चों को पुल के नीचे जीवित रखने के लिए बनाया था, जबकि वह 12 घंटे प्रतिदिन एक हवेली की सफाई करती थी जहां उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वह सब कुछ अतिरिक्त था। और फिर राजीव ने विवरणों को देखा, वे विवरण जो उसे भूख से और गत्ते के डिब्बे से और शॉल से ज्यादा दर्द दे रहे थे। उसने बच्चों के कपड़े देखे, साफ, नए नहीं, सुंदर नहीं, लेकिन साफ। लड़की के ब्लाउज की कोहनी पर हाथ से सिला हुआ एक पैच था, लड़के के पैंट घुटने पर सिले हुए थे। बच्चे के कपड़े छोटे और फीके थे लेकिन साफ और सूखे थे। कोई उन कपड़ों को धोता था, कोई उन्हें फैलाता था, सुखाता था, मोड़ता था,
कोई 3 बच्चों की गरिमा बनाए रखता था जो सड़क पर ऐसे रहते थे जैसे वे घर में रहते हों। उसने कोने की ओर देखा, पुल की दीवार के पास। अंदर किताबों वाला एक कपड़े का बैग था। किताबें किनारे से झांक रही थीं, घिसी हुई, कोने मुड़े हुए, लेकिन आकार के अनुसार व्यवस्थित। एक पेंसिल बॉक्स खुला था जिसमें 3 छोटी पेंसिलें और एक शार्पनर था। गत्ते को नमी से बचाने के लिए उन पर एक पारदर्शी प्लास्टिक फैला हुआ था। एक ढक्कन वाला डिब्बा था जिसमें शायद रोटियां रखी जाती थीं ताकि चूहे उन्हें न खाएं। लक्ष्मी अपने बच्चों को उस भोजन से खिलाती थी जो वह नहीं खाती थी। उन्हें सोने के लिए अपना शॉल देती थी। उनके कपड़े किसी ऐसी जगह धोती थी जिसकी राजीव कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनकी किताबें व्यवस्थित रखती थीं और पेंसिलें तैयार रखती थी और गृह कार्य समय पर कराती थी। वह एक पुल के नीचे रहती थी और एक घर की संरचना बनाए रखती थी जहां कोई घर नहीं था, और वह हर सुबह 7 बजे मलाबार हिल की हवेली आती थी, इस्त्री की हुई वर्दी और शर्मीली मुस्कान और ठंडे पानी में कपड़े धोने से फटे हुए हाथों के साथ। और किसी ने, न राजीव ने, न कविता ने, न डॉक्टर ने, न किसी ने यह नहीं पूछा था कि वह कहां से आती है या कहां जाती है। राजीव खंभे से टिक गया, आंखें बंद कर लीं और कुछ ऐसा महसूस किया जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जो 3 साल से न पूछने की शर्म से गुणा था, हर उस नाश्ते से गुणा था जो लक्ष्मी ने परोसा जबकि उसके बच्चे ठंडी रोटियां खाते थे। हर उस रात से गुणा था जब वह मिस्री कपास की चादरों में सोता था जबकि एक बच्चा अपनी मां के शॉल से ढके गत्ते के डिब्बे में सो रहा था। उसने आंखें खोलीं, अपने चेहरे को हाथ से पोंछा, और जब वह आगे बढ़ने वाला था तो छोटी वाली लड़की ने उसे देखा। उसने उसे खंभे के पीछे खड़े देखा, ऐसे कपड़े पहने हुए जो उस बस्ती से संबंधित नहीं थे, और ऐसा चेहरा जो उस दुनिया से संबंधित नहीं था, और उसकी आंखें गहरी, दृढ़, गंभीर आंखें जो उसके 7 साल की उम्र के अनुकूल नहीं थीं। वे उसमें ऐसे गड़ी थीं जैसे कोई खतरे को पहचानने वाला व्यक्ति खतरे के घोषित होने से पहले ही उसे पहचान लेता है। लड़की खड़ी हो गई, अपने भाइयों के सामने खड़ी हो गई और राजीव को बिना पलक झपकाए देखती रही, मुट्ठियां भींची हुई और चोटी कसकर बंधी हुई, और एक ऐसी लड़की की मुद्रा में जिसने सीख लिया है कि अजनबी जो आपके घर के पास आते हैं, भले ही आपका घर पुल के नीचे हो, कभी कुछ अच्छा नहीं लाते। लक्ष्मी ने उसे 3 सेकंड बाद देखा जब पूजा सोफिया बैठी हुई थी, अमन एमिलियानो को गोद में लेकर शोरबे के आखिरी चम्मच दे रही थी। जब उसने अपनी बेटी के शरीर में बदलाव महसूस किया, उसकी अकड़न, उसकी मुद्रा, उसकी मुट्ठियां, और उसने अपनी नजर ऊपर उठाई जहां पूजा देख रही थी, और जब उसने राजीव खन्ना को पुल के खंभे के पीछे अपनी ड्रेस शर्ट और चमड़े के जूते और एक ऐसे आदमी के चेहरे के साथ खड़ा देखा जिसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा है जिसे वह संसाधित नहीं कर सकता, तो उसके चेहरे से रंग ऐसे चला गया जैसे पानी नाले से बह जाता है। वह गत्ते से उठी, ध्रुव माटेओ अभी भी उसकी बाहों में था। बच्चा हिलने डुलने से जाग गया और एक धीमी आवाज करने लगा, रोना नहीं बल्कि शिकायत। 1.5 साल के बच्चे की शिकायत जो सो रहा था और अब महसूस कर रहा था कि उसकी मां के शरीर में कुछ बदल गया है। तनाव, कंपकंपी, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि बच्चा अपनी कान से उसे महसूस कर सकता था। साहब, लक्ष्मी ने कहा, और शब्द टूटा हुआ निकला। डर से आधा टूट गया, किसी ऐसे व्यक्ति का पूरा डर जिसने अभी अभी अपना आखिरी सहारा खो दिया है, वह रहस्य जो सब कुछ धारण किए हुए था। साहब, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालो। मुझे पता है कि मुझे आपको बताना चाहिए था। मुझे पता है कि मुझे यह कहना चाहिए था कि मेरे बच्चे हैं और मैं रहती हूं, हम रहते हैं। उसकी आवाज टूट गई, आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें नहीं पोंछा क्योंकि उसके एक हाथ में ध्रुव था और दूसरा हाथ उसने आगे बढ़ाया, जैसे कि वह खुले हथेली से रोकने में सक्षम हो जो होने वाला था। अगर आप जानते हैं कि मैं ऐसे रहती हूं तो आप सोचेंगे कि मैं एक बुरी मां हूं, कि मैं आपके बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। अगर मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, और मुझे यह नौकरी चाहिए साहब, यह नौकरी ही मेरे पास सब कुछ है। अगर आप इसे छीन लेते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। राजीव ने जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह नहीं कर सकता था। उसका जबड़ा बंद था और उसकी आंखें लक्ष्मी के सामने किसी चीज पर टिकी थीं, कुछ ऐसा जिसने लक्ष्मी के बात करने से पहले ही उसका ध्यान खींच लिया था और जो अब उसकी चेतना का सारा स्थान घेरे हुए था। पूजा। लड़की राजीव और अपने भाइयों के बीच खड़ी थी। उसके नंगे पैर गीली मिट्टी पर थे और उसके हाथ बगल में थोड़े खुले हुए थे। 7 साल की लड़की की तरह नहीं,
बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने सीख लिया है कि जब खतरा होता है तो सबसे पहले खतरा और जिसे आप बचाना चाहते हैं उसके बीच खड़ा होना चाहिए। उसके पीछे अमन पुल की दीवार से सटा बैठा था, कॉपी सीने से लगाए और आंखें चौड़ी करके राजीव को देख रहा था। किसी ऐसे बच्चे की स्थिरता के साथ जिसने सीख लिया है कि जब कोई अजनबी आता है तो हिलना डुलना सबसे अच्छा होता है। और उसके पीछे अब बच्चे के बिना 1900 के दशक के गत्ते के डिब्बे में अखबार पर शॉल सिकुड़ा हुआ पड़ा था, जैसे किसी ऐसी चीज का सबूत जिसे राजीव अभी भी संसाधित कर रहा था। पूजा ने उसे देखा। उसने उसे सीधे देखा, आंखें नीचे किए बिना, पीछे हटे बिना, ऐसी नजर से जो बच्ची की नहीं थी बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे समय से पहले बड़ा होना पड़ा था, क्योंकि परिस्थितियों ने उसे कोई और विकल्प नहीं दिया था। और जब उसने बात की तो उसकी आवाज दृढ़ निकली, ऐसी तरह से जो उसकी उम्र, उसके आकार, उसके पैरों में लगी मिट्टी या उसके सिर के ऊपर के पुल के अनुकूल नहीं थी। अगर आप मेरी मां पर चिल्लाने वाले हैं, पूजा ने कहा, मुझ पर चिल्लाइए। राजीव ने पलक झपकाई। यह वाक्यांश उसे ऐसी ताकत से लगा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। शब्दों के कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से उसने उन्हें कहा था, बिना झिझक, बिना कंपकंपी, किसी ऐसे व्यक्ति के पूर्ण विश्वास के साथ जिसने एक निर्णय ले लिया है और जो उसके बाद जो भी होगा उसे बदलेगा नहीं। वह आपके लिए दिन भर काम करती है, पूजा ने आगे कहा, अपने पैरों को उस जगह से हिलाए बिना जहां वह खड़ी थी। वह सुबह 6 बजे निकल जाती है जब अभी भी अंधेरा होता है और शाम 7 बजे वापस आती है जब फिर से अंधेरा हो जाता है। वह हमें अपना खाना देती है, हमें अपना कंबल देती है। लड़की ने मुड़े बिना डिब्बे में शॉल की ओर इशारा किया, क्योंकि मुड़ने का मतलब राजीव को देखना बंद करना होगा, और पूजा उसे देखना बंद नहीं करने वाली थी। वह सोती नहीं है, मैं उसे रात में सुनती हूं। वह तब सोती है जब हम सो जाते हैं और हमारे जागने से पहले उठ जाती है। वह गत्ते पर बिना किसी चीज के सोती है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वह हमें दे देती है। लक्ष्मी ध्रुव को बाहों में लिए एक कदम आगे बढ़ी। पूजा, चुप रहो बेटी, साहब से ऐसे बात मत करो। नहीं मां, पूजा ने बिना मुड़े कहा, आप हमेशा मुझसे चुप रहने, कुछ न कहने, सहन करने को कहती हो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। लड़की ने फिर से राजीव को देखा। आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांप रही थी, जैसे आंसू और आवाज 2 अलग अलग चीजें हों जो एक साथ काम कर सकती हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। मेरी मां बुरी नहीं है साहब, बुरे वे लोग हैं जिन्होंने उसे पिछले घर से निकाल दिया। मेरी मां हर महीने अपना किराया देती थी, उसने कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन 3 महीने पहले उसके पास पैसे कम पड़ गए और घर के मालिक ने हमें बाहर निकाल दिया। हमें और मेरे भाइयों को बच्चे सहित बाहर निकाल दिया। और मेरी मां ने दूसरा कमरा ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला क्योंकि उसके पैसे कम हो गए थे साहब। उसके पैसे 1 महीने से दूसरे महीने तक कम हो गए थे और उसे नहीं पता था कि क्यों। राजीव को अपने सीने में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, एक ठंडी भारी हरकत, जैसे नदी के तल में एक पत्थर खिसक रहा हो। आपके कहने का क्या मतलब है कि उसके पैसे कम हो गए थे? पूजा ने नम आंखों से लेकिन दृढ़ता से उसे देखा। मेरी मां 12 रुपए कमाती थी, मैं जानती हूं, क्योंकि उसने मुझे पैसे गिनना सिखाया है। वह कहती है कि महिलाओं को हमेशा पता होना चाहिए कि उन्हें कितना भुगतान किया जाता है, ताकि कोई उन्हें धोखा न दे। 3 महीने पहले उसे 6 मिलने लगे, रातों रात आधा। राजीव के सीने में ठंडक और भारी हो गई, कुछ ऐसा जो ठंडक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आशंका की छाया थी जिसे वह अभी देखना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें बताया कि उसका वेतन क्यों कम किया गया? मेरी मां उसके बारे में बात नहीं करती है, पूजा ने कहा। मेरी मां ऐसी किसी भी बात के बारे में बात नहीं करती है जिससे उसे हमारे सामने रोना पड़े, लेकिन मैंने उसे एक रात अपनी चाची से फोन पर बात करते सुना। उसने कहा कि घर की मालकिन ने उसे बताया कि अब से उसे कम भुगतान किया जाएगा, और जब मेरी मां ने पूछा क्यों, तो मालकिन ने कहा कि अगर उसने शिकायत की तो वह उसे नौकरी से निकाल देगी और साहब को बताएगी कि वह चोर थी। राजीव ने आंखें बंद कर लीं। उसने उन्हें इतनी ताकत से बंद किया जैसे किसी को एक पल के अंधेरे की जरूरत हो, ताकि वह कुछ ऐसा संसाधित कर सके जो एक ही समय में बहुत चमकदार और बहुत भयानक था। कविता, घर की मालकिन कविता थी, उसकी पत्नी, वह महिला जिसके साथ वह हर रात सोता था और हर सुबह नाश्ता करता था, और जिसके साथ उसकी 8 साल से शादी हुई थी। उसने लक्ष्मी का वेतन आधा कर दिया था। बिना उसे बताए उसने अंतर अपनी जेब में डाल लिया था, और जब लक्ष्मी ने बात करने की कोशिश की तो उसने उसे नौकरी से निकालने और चोरी का आरोप लगाने की धमकी दी, और उस निर्णय का परिणाम उसके सामने था। 3 बच्चे एक पुल के नीचे रह रहे थे। एक महिला उसकी रसोई में भूख से बेहोश हो रही थी।
और एक बच्चा एक गत्ते के डिब्बे में सो रहा था, जिसे उसकी माँ के शॉल ने ढका हुआ था, क्योंकि अगर वह उसे उतार देती तो उसके बेटे के पास रात में ढंकने के लिए कुछ नहीं होता। उसने आंखें खोली, पूजा को देखा, अमन को देखा, जो अभी भी कॉपी को सीने से लगाए दीवार के सहारे बैठा था, और उसने बच्चे से ऐसी धीमी आवाज में बात की जैसे कोई किसी डरे हुए व्यक्ति को डराना नहीं चाहता हो। क्या मैं तुम्हारी कॉपी देख सकता हूं? अमन ने पूजा को देखा। पूजा ने उसे देखा और एक लगभग अदृश्य सिर हिलाकर, भाई बहनों के बीच एक मूक अनुमति, उन बच्चों की भाषा जिन्होंने बिना शब्दों के संवाद करना सीख लिया है, क्योंकि शब्द कभी कभी मुसीबतें लाते हैं। अमन दीवार से उठा, राजीव की ओर 3 कदम चला और अपनी कॉपी दोनों हाथों से उसे बढ़ा दी। राजीव ने उसे खोला। पहले पन्ने पर एक महिला की लिखावट में, एक मां की लिखावट में नीले मार्कर से लिखा था, पढ़ाई करो मेरे प्यार, एक दिन हमारे पास एक असली घर होगा। और नीचे एक बच्चे की लिखावट में, एक 5 साल के बच्चे की कांपती और तिरछी लिखावट में, जिसने अभी तक अक्षरों के घुमावों में महारत हासिल नहीं की थी, बिना नोक वाली पेंसिल से लिखा था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ताकि मैं अपनी मां को ठीक कर सकूं। राजीव ने कॉपी बंद की, उसे दोनों हाथों से धीरे धीरे बंद किया और अमन को वापस दे दी। और जब बच्चे ने उसे पकड़ा और फिर से अपनी छाती से लगाया तो राजीव नदी की ओर मुड़ गया ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। लेकिन पूजा ने उसे देखा और लक्ष्मी ने उसे देखा, और उन्होंने जो देखा वह 40 साल का एक आदमी था जो एक काले पानी की नदी के सामने चुपचाप रो रहा था। उसके कंधे हिल रहे थे और उसके हाथ बगल में कसकर बंद थे, और उसका जबड़ा किसी ठंड से नहीं बल्कि उन सभी चीजों के जमा होने से कांप रहा था जो उसने पिछले घंटे में देखी थी। गत्ते, डिब्बे, शॉल, बांटा हुआ भोजन, व्यवस्थित किताबें, बिना नोक वाली पेंसिल, 5 साल के बच्चे की कॉपी में 9 शब्द जो डॉक्टर बनना चाहता था ताकि वह उस महिला को ठीक कर सके जो उसे जीवित रखने के लिए खुद को मार रही थी। राजीव ने अपनी कमीज की आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा, मुड्डा, लक्ष्मी के पास चला गया और बिना कुछ कहे अपना शॉल उतार दिया। लक्ष्मी का शॉल नहीं, बल्कि अपना ब्रांडेड ऊनी शॉल, जिसकी कीमत लक्ष्मी 1 महीने में जितना नहीं कमा पाती थी, और उसने उसे इतनी नाजुकता से उसके कंधों पर रखा जैसे कोई 3 साल के अनुपस्थित इशारों के बाद पहला सही इशारा कर रहा हो। लक्ष्मी ने लाल आंखों से और ध्रुव को बाहों में लिए और राजीव के शॉल को कंधों पर, और डर अभी भी चेहरे पर। लेकिन अब कुछ ऐसा मिला हुआ था जो भ्रम जैसा था, किसी ऐसे व्यक्ति का भ्रम जिसने एक झटका की उम्मीद की थी और कुछ और प्राप्त किया था। राजीव गत्ते के डिब्बे के सामने झुक गया, उसे देखा। उसने अखबार को देखा जो गद्दा का काम कर रहा था। ध्रुव के शरीर ने गत्ते पर इतनी देर तक सोने से जो निशान छोड़ दिए थे, उन्हें देखा। वह उठा, लक्ष्मी के पास चला गया, अपनी बाहें फैलाईं, और लक्ष्मी ने एक पल के संदेह के बाद, एक ऐसी महिला का संदेह जिसने 3 साल से किसी पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार जब उसने किसी पर भरोसा किया था तो उसका वेतन आधा कर दिया गया था, उसने ध्रुव को उसे दे दिया। राजीव ने बच्चे को उठाया, उसे अपनी छाती से लगाया, एक ऐसे आसा आदमी की बेढंगी से जिसके 4 साल के 3 बच्चे थे, लेकिन जिसने कभी किसी और के बच्चे को नहीं उठाया था। और ध्रुव आसानी से उसके खिलाफ आराम से बैठ गया, उन बच्चों की आसानी से जो अमीरों और गरीबों के बीच अंतर नहीं करते, और जो केवल उन बाहों के बीच अंतर करते हैं जो सहारा देती हैं, और उन बाहों के बीच जो सहारा नहीं देती हैं। उसने पूजा को देखा। लड़की अभी भी उसी जगह खड़ी थी, मुट्ठियां बगल में और छोटी कसकर बंधी हुई और आंखें नम, लेकिन एक ही समय में सूखी, किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा में जिसे अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, वह अच्छा है या बुरा, और जो तब तक अपनी चौकसी कम नहीं करेगी जब तक वह सुनिश्चित न हो जाए। कोई तुम्हारी मां पर नहीं चिल्लाएगा, राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर कभी कोई नहीं। पूजा ने जवाब नहीं दिया, हिली नहीं। उसने उसे एक और पल के लिए उन आंखों से देखा जिन्होंने 7 साल के लिए बहुत कुछ देखा था, और उसके चेहरे में कुछ ढीला पड़ गया। मुस्कान नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन तनाव का पहला संकेत जिसने उसके जबड़े को कठोर कर दिया था, वह कम होने लगा। चलो, राजीव ने कहा, अपनी चीजें ले लो, तुम मेरे साथ आ रहे हो। पूजा ने अपनी मां को देखा, लक्ष्मी ने राजीव को देखा, और लक्ष्मी के चेहरे पर कुछ ऐसा उभरा जो अभी तक कृतज्ञता नहीं था, बल्कि कृतज्ञता से पहले कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जो किसी ऐसे व्यक्ति की राहत जैसा था जिसने महीनों से अपनी सांस रोकी हुई थी और जो अंततः अपनी सांस छोड़ रहा था। पूजा सबसे पहले हिली। वह पुल की दीवार तक गई, किताबों वाला कपड़े का बैग पकड़ा, पेंसिल बॉक्स, साफ कपड़ों वाला बैग। उसने उस प्लास्टिक को मोड़ा जिसने गत्ते को ढका हुआ था।
3 दांतों वाली कंघी को अपनी पैंट की जेब में रखा और फर्श से एक सुपरमार्केट का प्लास्टिक बैग उठाया जिसे राजीव ने पहले नहीं देखा था। एक सिकुड़ा हुआ बैग जो एक गांठ से बंधा था, जिसे पूजा ने दोनों हाथों से उठाया और अपने शरीर से कसकर दबा लिया, उसी सावधानी से जैसे कोई बाकी सबसे ज्यादा कीमती चीज ले जा रहा हो। राजीव को नहीं पता था कि उस बैग में क्या था। उसने नहीं पूछा। वह एक हाथ में ध्रुव और दूसरे हाथ में किताबों वाला बैग लिए अपनी एसयूवी की ओर चला और उसके पीछे लक्ष्मी अमन का हाथ पकड़े हुए चली और पूजा अंत में पंक्ति में सबसे पीछे एक आखिरी बार पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं के साथ जीवन जिया है वे सीखते हैं कि कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वापसी की यात्रा में 40 मिनट लगे। 40 मिनट जिनमें राजीव ने उन्हीं सड़कों पर एसयूवी चलाई जिन पर लक्ष्मी दिन में 2 बार बस से यात्रा करती थी। धारावी बस्ती की बिना पक्की सड़कें, फिर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, फिर शहर का केंद्र, फिर पश्चिम की पेड़ों वाली सड़कें, और हर किलोमीटर के साथ जैसे ही एसयूवी मलाबार हिल की ओर बढ़ी, विरोधाभास और अधिक अश्लील होता गया। फुटपाथ ठीक होते गए, इमारतें रंगी जाती रहीं, पेड़ बढ़ते गए और दुनिया उस दुनिया में बदलती गई जहां राजीव रहता था और जो 40 मिनट और एक पूरे ब्रह्मांड की दूरी पर उस जगह से थी जहां लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ गत्ते पर सोती थी। लक्ष्मी सहचालक की सीट पर ध्रुव को अपनी बाहों में सुलाए और उसकी निगाह सड़क पर टिकी थी। बिना बोले, किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा में जिसे अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, वह असली है या क्या वह पुल के नीचे जाग जाएगी। अखबार उसके गाल से चिपका हुआ होगा और गंदी नदी की आवाज अलार्म घड़ी की तरह होगी। पीछे अमन अपनी गोद में कॉपी लिए बैठा था और उसका चेहरा खिड़की से चिपका था। गुजरते घरों को प्लेटों के आकार की आंखों से देख रहा था, क्योंकि 5 साल का एक बच्चा जो पुल के नीचे सोता है वह नहीं जानता कि बगीचे और गैरेज और सफेद रंग की दीवारों वाले घर मौजूद हैं। और अचानक यह सब जानना, जबकि एसयूवी 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो, ऐसा था जैसे यह जानना कि दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और अन्यायपूर्ण है जितना उसने कल्पना की थी। और पूजा राजीव के पीछे चुपचाप बैठी थी, उसकी गोद में सुपरमार्केट का बैग और बैग पर हाथ, और उसकी निगाह सामने घरों को देखे बिना, बगीचों को देखे बिना कुछ भी नहीं देख रही थी जो अमन आश्चर्य से देख रहा था। क्योंकि पूजा 7 साल की थी, लेकिन उसकी निगाह ऐसी थी जैसे उसने दुनिया से उसी दिन आश्चर्य करना बंद कर दिया था जब एक आदमी ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया था जहां वे रहते थे और उनसे कहा था कि उनके पास निकलने के लिए 24 घंटे हैं। कितने समय से आप वहां रह रहे हैं? राजीव ने सड़क से नजर हटाए बिना पूछा। लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया। उसने ध्रुव को अपनी छाती से कसकर दबा लिया और खिड़की से बाहर देखा, और जो चुप्पी उसने छोड़ी वह एक ऐसी महिला की चुप्पी थी जिसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना है, क्योंकि इसे जोर से कहने से यह और अधिक वास्तविक हो जाता है। 3 महीने, पूजा ने पीछे की सीट से कहा। 87 दिन मैं गिन रही हूं। राजीव ने रियरव्यू मिरर को समायोजित करके लड़की को देखा। तुम उन्हें गिन रही हो? हर रात सोने से पहले मैं पुल की दीवार पर एक पत्थर से एक रेखा खींचती हूं। पूजा ने उसी सहजता से कहा जैसे कोई ऐसी चीज समझा रहा हो जो वह हर दिन करता है, जैसे दांत ब्रश करना या कंघी करना, सिवाय इसके कि वह हर दिन जो करती थी वह उन दिनों को गिनना था जो उसने सड़क पर बिताए थे। मेरी माँ को नहीं पता, मैं उसे तब करती हूं जब वह सो जाती है। पूजा, लक्ष्मी ने धीमी आवाज में बिना मुड़े कहा। 87 रेखाएं माँ। 87 दिन गत्ते पर सोते हुए। जो चुप्पी आई उसने पूरी एसयूवी को घेर लिया। राजीव ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। पूजा बोलती रही, इसलिए नहीं कि किसी ने उससे कहा था, बल्कि इसलिए कि वह 87 दिनों से चुप थी और बांध टूट गया था और पानी उन सभी चीजों की ताकत से बाहर निकल रहा था जो उसने रोक रखी थी। पहले हम घाटकोपर बस्ती में एक कमरे में रहते थे, पूजा ने कहा। वह छोटा था, लेकिन उसमें ताले वाला दरवाजा और एक चूल्हा और एक बाथरूम था जिसे हम पड़ोसियों के साथ साझा करते थे। मेरी माँ 300-200 रुपये प्रति माह देती थी। हमें पर्याप्त मिलता था, अतिरिक्त नहीं, लेकिन पर्याप्त था। माँ रविवार को एक चिकन खरीदती थी और वह बुधवार तक चलता था। गुरुवार से शनिवार तक हम रोटियों के साथ दाल खाते थे और रविवार को फिर से चिकन। राजीव ने उसे सुना। उसने 7 साल की एक बच्ची की गणना सुनी जो जानती थी कि कमरा कितना था, चिकन कितना था, भोजन कितने दिनों तक चलता था। क्योंकि उन परिवारों में जहां पैसे पर्याप्त नहीं होते, बच्चे पढ़ने से पहले गिनना सीख जाते हैं। 3 महीने पहले मेरी माँ शुक्रवार को कम पैसे के साथ आई, पूजा ने आगे कहा। उसने हमें नहीं बताया कि क्यों, लेकिन उस हफ्ते रविवार को चिकन नहीं था और नहीं अगले हफ्ते।
और फिर कमरे का मालिक 3 बार पैसे लेने आया और मेरी माँ ने समय मांगा और उसने कहा नहीं। और एक रात वह एक ताला बनाने वाले के साथ आया और हमारा सामान फुटपाथ पर रख दिया। रात में राजीव ने दबी हुई आवाज में पूछा। रात के 10 बजे के करीब थे। अमन पहले ही सो चुका था। मेरी माँ ने उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से कपड़ों का बैग पकड़ा। मैंने किताबें और अमन की कॉपी और कागजों का बैग पकड़ा। ध्रुव मेरी माँ की पीठ पर शॉल में था। पूजा ने एक पल रुककर कहा, हम उस रात बहुत चले। मेरी माँ ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां बारिश न हो। उसे पुल मिला। नीचे गत्ते पड़े थे, कोई नहीं था। मेरी माँ ने ध्रुव को गत्ते पर रखा, हमें शॉल और कंबल से ढका जिसे हम निकाल सके, और हमारे बगल में बिना लेटे बैठ गई। वह उस रात नहीं सोई, मैं भी नहीं सोई। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मैंने उसे पूरी रात ध्रुव को बाहों में लिए नदी को देखते हुए देखा। राजीव ने एक लाल बत्ती पार कर दी। उसने नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा सिवाय उस तस्वीर के जो पूजा उसके दिमाग में डाल रही थी। एक महिला रात में पुल के नीचे गत्ते पर बैठी, ध्रुव को बाहों में लिए काले पानी की नदी को देख रही थी। बिना सोए, बिना रोए, बिना शिकायत किए, बस अंधेरे में बैठी यह तय कर रही थी कि अगले दिन वह उठकर एक ऐसी हवेली में काम पर जाएगी जहां उसे जो कुछ भी चाहिए था वह सब कुछ अतिरिक्त था। पहली रातें बारिश हुई, पूजा ने कहा। पानी पुल के एक तरफ से अंदर आता था। मेरी माँ हम सभी को दूसरी तरफ ले जाती थी और गत्ते के ऊपर प्लास्टिक डालती थी, लेकिन पानी नीचे से घुस जाता था। ध्रुव को दूसरे हफ्ते खांसी हो गई। मेरी माँ उसे कोने की फार्मेसी में ले गई और उन्होंने उसे बचे हुए थोड़े से पैसे से एक सिरप खरीद दिया। मैं उसके माथे पर गीले कपड़े रखती थी जैसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अमन खिड़की से हटकर अपनी बहन को देखने लगा। पूजा, चूहों के बारे में मत बताओ। हाँ, मैं बताऊंगी, पूजा ने कहा। एक रात चूहे आए। 2 बड़े चूहे रोटियों की तलाश में गत्ते के नीचे घुस गए। मेरी माँ ने उन्हें एक डंडे से भगाया, लेकिन अमन उस रात नहीं सो पाया, न अगली रात और न उसके बाद वाली। अब वह जूते पहनकर सोता है क्योंकि वह कहता है कि चूहे जूते नहीं काटते। राजीव ने शीशे में अमन को देखा। बच्चे का सिर नीचे था और उसके हाथ कॉपी को कसकर पकड़े हुए थे और उसके पैर जूते पहने हुए। एसयूवी के अंदर जूते, वे जूते जिन्हें वह अब भी नहीं उतारता था, फर्श से कसकर चिपके हुए थे। वे मलाबार हिल दोपहर 3:30 बजे पहुंचे। राजीव ने एसयूवी को गैरेज में खड़ा किया। वह उतरा, लक्ष्मी के लिए सह चालक का दरवाजा खोला और जब वे घर के प्रवेश द्वार की ओर चले तो लक्ष्मी स्वचालित रूप से सेवा के दरवाजे की ओर मुड़ गई। बगल का दरवाजा, वह दरवाजा जिससे वह 3 साल से हर दिन अंदर बाहर आती थी, वह दरवाजा जो मुख्य दरवाजा नहीं था क्योंकि मुख्य दरवाजा उसके लिए नहीं था। यहां से राजीव ने मुख्य दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा। उसका हाथ हैंडल पर था। आज आप यहां से अंदर आएंगे। लक्ष्मी ने उसे देखा, दरवाजे को देखा और ध्रुव को बाहों में लिए अंदर चली गई। उसकी आंखों में अभी तक कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि भ्रम था। एक ऐसी महिला का भ्रम जो 3 साल से सेवा के दरवाजे का उपयोग कर रही थी और जो एक ऐसे घर के मुख्य दरवाजे से चलना नहीं जानती थी जिसे वह मुंह जुबानी जानती थी, लेकिन जिसे उसने इस कोण से कभी नहीं देखा था। अगले 3 घंटों में जो हुआ उसे राजीव ने पेट में ऐंठन और खुली आंखों से किनारे से देखा, क्योंकि हर विवरण ने उसे कुछ ऐसा बताया जो उसे पता होना चाहिए था और वह नहीं जानता था। लक्ष्मी ने तीनों बच्चों को गेस्ट रूम के बाथरूम में नहलाया, एक एक करके, गर्म पानी से जिसे बच्चों ने किसी असाधारण चीज की तरह छुआ। अमन ने अपने हाथ पानी की धारा के नीचे रखे और अपनी मां को ऐसी अभिव्यक्ति से देखा जिसे राजीव कभी नहीं भूलेगा। 5 साल के बच्चे की अभिव्यक्ति, यह पता लगाते हुए कि पानी गर्म भी निकल सकता है। पूजा ने अपने बाल खुद धोए, शॉवर में खड़ी, आंखें बंद किए और सिर पीछे करके और शैम्पू को बड़ों की दक्षता से रगड़ते हुए, क्योंकि पूजा महीनों से शैम्पू और गर्म पानी और शॉवर के बिना थी, लेकिन वह नहीं भूली थी कि यह कैसे करना है, उसी तरह जैसे वह अपनी मां ने उसे सिखाया था। कुछ भी नहीं भूली थी। और ध्रुव रोया जब पानी उसकी पीठ पर लगा, दर्द से नहीं बल्कि आश्चर्य से। एक ऐसे बच्चे का आश्चर्य जिसने केवल बाल्टी के ठंडे पानी को जाना था और जिसे नहीं पता था कि कोई और तापमान भी मौजूद है। लक्ष्मी ने उन्हें साफ कपड़े पहनाए, वे कपड़े जो वह बैग में लाई थी, वही सिले और पैबंद लगे कपड़े, लेकिन साफ, हमेशा साफ। राजीव ने मीना को, दूसरी नौकरानी को जो शनिवार को आती थी, तीनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने भेजा। मीना बैग के साथ वापस आई और पूजा ने नए कपड़ों को बिना छुए देखा। उसके हाथ बगल में थे, किसी ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ
जिसे नहीं पता कि वह जो पेशकश की गई है उसे ले सकती है या नहीं, क्योंकि उसे कभी कुछ भी पेशकश नहीं किया गया था। यह तुम्हारे लिए है, राजीव ने कहा। पूजा ने अपनी मां को देखा। लक्ष्मी ने लाल आंखों से सिर हिलाया और पूजा ने दोनों हाथों से ब्लाउज उठाया और उसे ऐसे देखा जैसे महत्वपूर्ण चीजों को देखा जाता है, ध्यान से, सावधानी से, एक ऐसी लड़की की गंभीरता से जो जानती है कि हर चीज की क्या कीमत होती है, क्योंकि उसने अपनी मां को पुल के नीचे अंधेरे में सिक्के गिनते देखा था। राजीव के तीनों बच्चे दोपहर 4 बजे सीढ़ियों से नीचे आए जब वे अपनी नींद से जागे। आर्यन ने सबसे पहले उन्हें देखा। वह आखिरी सीढ़ी पर रुक गया। उसने रसोई की मेज पर बैठे 3 बच्चों को गर्म सूप खाते हुए देखा और ऊपर की ओर चिल्लाया, रोहन, मायरा, नीचे आओ, ये लक्ष्मी के बच्चे हैं। उसने हमेशा हमें उनके बारे में बताया। और तीनों दौड़ते हुए नीचे आए और लक्ष्मी के बच्चों के साथ मेज पर बैठ गए और 6 बच्चों ने सूप की प्लेटों के साथ एक मेज पर एक साथ खाना खाया और राजीव रसोई की दीवार से टिका खड़ा था। इस दृश्य को झबड़ा कसकर देख रहा था, क्योंकि उसके तीनों बच्चों को पता था कि लक्ष्मी के बच्चे हैं और उसे नहीं। उसके 4 साल के तीनों बच्चे उस महिला के जीवन के बारे में उससे ज्यादा जानते थे, जो उनकी देखभाल करती थी, जो हर महीने उसके पैरोल पर हस्ताक्षर करता था। रात 8 बजे लक्ष्मी के बच्चे गेस्ट रूम में सो गए। अमन 3 मिनट में सो गया, तकिए में धंसा हुआ, इतनी गहराई से जिसे केवल वे बच्चे प्राप्त करते हैं जो महीनों से गत्ते पर सो रहे होते हैं और जो अचानक पाते हैं कि बिस्तर मौजूद हैं। ध्रुव लक्ष्मी की बाहों में सो गया, एक बिस्तर पर, बिना डिब्बे के, बिना अखबार के, गत्ते के नीचे कंक्रीट की ठंड के बिना। लेकिन लक्ष्मी ने उस पर अपना शॉल डाल दिया, पुराना घिसा हुआ शॉल, जिसकी दिन में हवेली और रात में पुल की गंध आती थी। उसने उसे ध्रुव पर डाल दिया। भले ही कमरा गर्म था और कंबल पर्याप्त थे, क्योंकि शॉल अब केवल एक शॉल नहीं था, यह इस बात का वादा था कि उसकी मां पास थी। एक घर के बचे हुए हिस्से की गंध जब कोई घर नहीं था। पूजा सबसे आखिर में सोई। वह अपने तकिए के बगल में सुपरमार्केट का बैग लिए बिस्तर में घुस गई। लक्ष्मी ने उससे कहा कि वह उसे मेज पर छोड़ दे। पूजा ने कहा नहीं। लक्ष्मी ने जोर नहीं दिया। वह अपनी बेटी को जानती थी। वह उस हठ को जानती थी जो हठ नहीं था, बल्कि सुरक्षात्मक प्रवृत्ति थी। वही हठ जिसने उसे राजीव के सामने मुट्ठियां भींचकर खड़ा कर दिया था, ताकि वह एक ऐसी मां का बचाव कर सके जो खुद का बचाव नहीं कर सकती थी। रात 10 बजे घर में सन्नाटा और 6 बच्चे सोए हुए थे। राजीव दूसरी मंजिल के दफ्तर में बैठा, कंप्यूटर खोला, घर के लेखा प्रणाली में लॉगिन किया। वह प्रणाली जहां वह सभी घरेलू खर्चों, पेरोल, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान दर्ज करता था। उसने लक्ष्मी का पेरोल ढूंढा और जो मिला, उसने उन सभी बातों की पुष्टि की जो पूजा ने उसे पुल के नीचे बताई थी। पेरोल में 12,000 रुपये मासिक लिखा था। यही राजीव ने अधिकृत किया था, यही उसके खाते से निकलता था। लेकिन जब उसने कविता द्वारा प्रबंधित खर्चों की फाइल खोली, घर के परिवर्तनीय खर्चों की फाइल, जिसमें सुपरमार्केट की खरीदारी, माली, ड्राई क्लीनिंग और कर्मचारियों को नकद भुगतान शामिल थे, तो उसे कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। पिछले 3 महीनों से व्यक्तिगत पूरक सीईओ श्रेणी के तहत 6,000 रुपये का मासिक आहरण। कविता खन्ना, 6,000 रुपये मासिक, जो कविता खुद को लक्ष्मी से छीने हुए पैसे से भुगतान कर रही थी। राजीव ने गणना की, 3 महीने, 6 मासिक भुगतान, हर एक में 6,000 रुपये, 36,000 रुपये। कविता ने एक ऐसी महिला से 36,000 रुपये चुराए थे जो 12,000 रुपये कमाती थी, जिसके 3 बच्चे थे, जिसका कोई पति नहीं था, जिसका मुंबई में कोई परिवार नहीं था, जिसके पास एक नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं था, और अपने बच्चों को साफ खिलाए पिलाए और स्कूल में रखने की गरिमा थी, वह भी अपने हक के आधे पैसे में। और जब पैसे कमरे के लिए पर्याप्त नहीं रहे और लक्ष्मी को अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर बेदखल कर दिया गया, तो कविता राजीव के साथ डाइनिंग रूम की मेज पर रात का खाना खाती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने रेस्तरां और बैग और सैलून पर खर्च करना जारी रखा। वह मलाबार हिल की हवेली में रहना जारी रखी, जबकि जिस महिला से वह चोरी कर रही थी, वह एक पुल के नीचे एक बच्चे के साथ एक गत्ते के डिब्बे में सो रही थी। राजीव ने कंप्यूटर बंद किया, दीपक बुझाया और दफ्तर के अंधेरे में बैठा रहा। उसके हाथ बंधे हुए और जबड़ा कसकर बंद था, और इस बात की निश्चितता थी कि जो महिला उससे 10 मीटर दूर मुख्य बेडरूम में सो रही थी, वह महिला नहीं थी जिसके साथ उसने शादी करने का विश्वास किया था। रात 2 बजे वह एक गिलास पानी के लिए उठा। वह चुपचाप रसोई में गया, बत्तियां जलाए बिना, उसी घर में 3 साल की आदत से मार्गदर्शक। और जब वह रसोई में पहुंचा
तो उसे कोई काउंटर पर बैठा मिला। पूजा। उसके पैर स्टूल से लटके हुए थे क्योंकि वे फर्श तक नहीं पहुंचते थे। उसकी गोद में सुपरमार्केट का बैग था। उसकी आंखें अंधेरे में खुली थीं, रसोई की खिड़की की ओर देख रही थीं जो बाहरी रोशनी से रोशन बगीचे की ओर खुलती थी। एक ऐसी लड़की की अभिव्यक्ति के साथ जो सो नहीं पा रही थी क्योंकि वह 3 महीने से छत के बिना थी और अचानक उसके पास छत और दीवारें थीं और बिस्तर और कंबल, और उसका दिमाग अंतर को संसाधित करना नहीं जानता था। तुम सो नहीं पा रही हो? राजीव ने बगल के स्टूल पर बैठते हुए पूछा। पूजा ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, पूजा ने कहा। बस बिस्तर बहुत नरम है और मुझे अजीब लग रहा है। पुल के नीचे मैं थक जाती थी, इसलिए जल्दी सो जाती थी। यहां मैं थकी हुई नहीं हूं और बिस्तर इतना नरम है कि मुझे नहीं पता कि खुद को कैसे समायोजित करूं। राजीव ने उसे देखा। उसने उसकी गोद में सुपरमार्केट का बैग देखा। पूजा, उस बैग में क्या है? पूजा ने बैग को कसकर पकड़ा। उसने उसे आंखें छोटी करके देखा, उसका मूल्यांकन करते हुए, उसे ऐसे मापते हुए जैसे किसी ने भरोसा न करना सीखा हो और जिसे यह तय करने के लिए एक पल की जरूरत हो कि क्या इस बार अलग है। और एक चुप्पी के बाद जो एक महत्वपूर्ण निर्णय जितना चली, 3 सेकंड, 4, 5, उसने कहा, मेरी मां। वह हमेशा मुझसे एक बात कहती है, पूजा ने कहा। वह कहती है, सच को हमेशा सबूत की जरूरत होती है। पूजा, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम्हारा सच कोई मायने नहीं रखता। लड़की ने बैग को देखा। मेरी मां उसे हर बार भुगतान मिलने पर सभी रसीदें रखती है, सभी। जब से उसने यहां काम करना शुरू किया है वह उन्हें एक प्लास्टिक बैग में रखती है और मैं उन्हें अपनी बारी में रखती हूं, मेरे बैग में, क्योंकि मेरी मां कहती है कि महत्वपूर्ण कागजात किसी भरोसेमंद व्यक्ति को रखने चाहिए। राजीव को लगा कि रसोई की हवा भारी हो गई है। पिछले 3 महीनों की सभी रसीदें यहां हैं। पूजा ने बैग को थोड़ा खोलते हुए कहा ताकि राजीव अंदर देख सके। मोड़े हुए कागजात, हाथ से लिखे पेरोल रसीदें, कविता की लिखावट में, हर एक पर तारीख और राशि और लक्ष्मी के हस्ताक्षर। हर एक पर 6 रुपये लिखा है, लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया कि पहले उन्हें 12 रुपये मिलते थे। घर की मालकिन ने उसे आधा देना शुरू कर दिया और जब मेरी मां ने पूछा तो मालकिन ने कहा कि अगर उसने बात की तो वह उसे नौकरी से निकाल देगी और साहब को बताएगी कि वह चोरी करती थी। मेरी मां चोरी नहीं करती, साहब। मेरी मां ने कभी चोरी नहीं की। मेरी मां इस घर का खाना भी नहीं खाती, वह उसे हमें ले आती है। राजीव ने हाथ बढ़ाया। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? पूजा ने उसे देखा। उसने बैग को एक पल और कसकर पकड़ा और फिर किसी ऐसे व्यक्ति की धीमी गति से जो 87 रातों तक एक पुल के नीचे संरक्षित कुछ दे रहा हो, उसने अपने हाथ ढीले किए और उसे बैग पकड़ा दिया। राजीव ने उसे खोला, रसीदें निकाली, उन्हें रसोई काउंटर पर एक के बगल में एक फैला दिया। 6 रसीदें, 6 मासिक भुगतान, हर एक पर कविता की वही लिखावट, हर एक पर वही राशि, 6 रुपये। हर एक पर लक्ष्मी के कांपते हस्ताक्षर और तारीख और मासिक घरेलू सेवा भुगतान का नोट। 6 कागजात जो पूरी कहानी बता रहे थे कि क्या हुआ था। एक अमीर महिला ने एक गरीब महिला से 3 महीने तक उसके वेतन का आधा हिस्सा चुराया और गरीब महिला ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अमीर महिला ने उसे धमकी दी थी और इसका परिणाम था 3 बच्चे गत्ते पर एक पुल के नीचे सो रहे थे, जबकि एक बच्चा एक वयस्क के शॉल को कंबल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पूजा, राजीव ने काउंटर पर रसीदों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, कल मुझे ये कागजात कुछ देर के लिए चाहिए होंगे। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या आप वादा करते हैं? राजीव ने उसे देखा। उसने 7 साल की एक बच्ची की आंखें देखीं जिसने 3 महीने तक एक पुल के नीचे 6 रसीदें रखी थीं, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि सच को सबूत की जरूरत होती है। जिसने प्लास्टिक बैग को तकिए की तरह अपने सिर के नीचे रखकर सोया था ताकि कोई उसे छीन न ले। जिसने उस बैग को गत्ते से एसयूवी तक और एसयूवी से बिस्तर तक ले जाया था और जो अब एक रसोई में बैठी थी जिसकी कीमत उसके परिवार ने जीवन भर में जितना कमाया था उससे ज्यादा थी। वह सब कुछ बदलने वाले सबूत दे रही थी, बदले में केवल एक चीज के लिए, कि उन्हें वापस कर दिया जाए। मैं वादा करता हूं, राजीव ने कहा। पूजा ने सिर हिलाया, स्टूल से उतरी, रसोई के दरवाजे की ओर चली और बाहर निकलने से पहले मुड़कर कुछ ऐसा कहा जिसे राजीव ने एक फैसले की तरह सुना। मेरी मां को आपकी जरूरत नहीं है कि आप उसे बचाएं, साहब। मेरी मां ने हमें खुद बचाया। मेरी मां को जिसकी जरूरत है वह यह है कि कोई सच देखे और सच उन कागजात में है। वह गलियारे में चुपचाप चली, नंगे पैर ठंडी टाइलों पर, और एक ऐसी लड़की की सीधी पीठ के साथ जिसने अभी अभी सबसे कीमती चीज सौंपी थी।
और गेस्ट रूम के अंधेरे में गायब हो गई, जहां उसकी मां और उसके भाई 87 रातों में पहली बार एक ऐसी छत के नीचे सो रहे थे जो कंक्रीट की नहीं थी। कविता रविवार को सुबह 9 बजे रेशमी बाथरोब पहने सीढ़ियों से नीचे आई। उसके बाल ढीले जूड़े में बंधे थे और बिना मेकअप का चेहरा था, ऐसे किसी व्यक्ति का जो रसोई को खाली, कॉफी तैयार और अखबार काउंटर पर मिलने की उम्मीद कर रहा हो। उसे कुछ और मिला। 6 बच्चे रसोई की मेज के चारों ओर बैठे थे। 3 बच्चे एक तरफ, आर्यन, रोहन और मायरा, और लक्ष्मी के बच्चे दूसरी तरफ, पूजा, अमन और ध्रुव उस ऊंची कुर्सी पर बैठे थे जिसे राजीव ने अलमारी से निकाला था, क्योंकि वह मायरा अब उपयोग नहीं करती थी और ध्रुव को उसकी जरूरत थी। लक्ष्मी चूल्हे के पास खड़ी 6 प्लेटों में अंडे परोस रही थी, हमेशा की तरह उसी सटीकता से, हमेशा की तरह उसी सावधानी से, सिवाय इसके कि इस बार वह 3 प्लेटें नहीं बल्कि 6 परोस रही थीं, और 3 अतिरिक्त प्लेटें उसके अपने बच्चों के लिए थीं, जो 87 दिनों में पहली बार एक मेज पर गर्म अंडे नाश्ते में खा रहे थे। कविता रसोई के प्रवेश द्वार पर रुक गई। उसकी निगाहें दृश्य पर ऐसे दौड़ गईं जैसे कोई कुछ ऐसा संसाधित कर रहा हो जो उसकी योजनाओं में नहीं था। अज्ञात बच्चे, नए कपड़े, ऊंची कुर्सी, अतिरिक्त प्लेटें। लक्ष्मी एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ खाना परोस रही थी जिसे कविता ने कभी नहीं देखा था। हमेशा की तरह शर्मीली और सिर झुकाई हुई अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो शांति जैसा था। एक ऐसी मां की न्यूनतम और नाजुक शांति जो अपने बच्चों को गर्म खाते हुए देख सकती है। यह क्या है? कविता ने ऐसी आवाज में कहा जो अभी तक चीख नहीं थी, लेकिन जिसमें पहले से ही कुछ ऐसा तीखापन था जो जल्द ही होने वाला था। शुभ प्रभात, कविता, राजीव ने काउंटर से कहा, जहां वह बंद अखबार के साथ कॉफी पी रहा था और उसकी निगाह अपनी पत्नी पर टिकी थी। ये लक्ष्मी के बच्चे हैं, वे यहीं रहेंगे। चुप्पी 2 सेकंड तक चली। फिर कविता 3 कदमों में रसोई पार कर गई और राजीव के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और हर शब्द के साथ उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी। ये बच्चे मेरे घर में क्या कर रहे हैं? इन्हें कौन लाया? इसे किसने अधिकृत किया? आर्यन ने प्लेट से सिर उठाया। पापा उन्हें लाए। माँ, ये लक्ष्मी के बच्चे हैं। वह हमेशा हमें उनके बारे में बताती है। पूजा बड़ी है, अमन कॉपी वाला है और ध्रुव बच्चा है ना लक्ष्मी? लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया। वह अपनी कड़ाही हाथ में लिए और आंखें फर्श पर टिकाए चूल्हे के पास खड़ी रही, क्योंकि रसोई में कविता की मौजूदगी ने उसे वही प्रतिक्रिया सक्रिय कर दी थी जो पिछले 3 महीनों से हर बार उसके पास होने पर सक्रिय हो रही थी। छोटी होने की प्रतिक्रिया, जगह न घेरने की, गायब होने की। राजीव, कविता ने अपनी आवाज को ऐसे स्वर में उतारा जो चीख से भी बुरा था, क्योंकि यह वह स्वर था जिसे वह तब इस्तेमाल करती थी जब वह गणना करती थी, जब वह मापती थी, जब वह शब्दों को उपकरणों की तरह चुनती थी। मैं अभी तुमसे कमरे में बात करना चाहती हूं। राजीव ने कॉफी काउंटर पर रखी, उठा, कमरे में गया। कविता ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और राजीव के बैठने से पहले ही वह इतनी तेजी से बात कर रही थी जैसे किसी को कहानी पर नियंत्रण करने की जरूरत हो, इससे पहले कि वह उसके हाथ से निकल जाए। मुझे नहीं पता कि उस महिला ने तुमसे क्या कहा या उसने तुम्हें क्या कहानी गढ़ी, लेकिन ये बच्चे यहां नहीं रह सकते। यह हमारा घर है राजीव, हमारे परिवार का। यह कोई आश्रय नहीं है, नौकरानी के बच्चों के लिए कोई शरण नहीं है। अगर लक्ष्मी को व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो वह उन्हें खुद हल करे। हम उसे काम करने के लिए भुगतान करते हैं, अपने परिवार को हमारे साथ रहने के लिए नहीं। हम उसे कितना भुगतान करते हैं कविता? राजीव ने पूछा। यह सवाल किसी ऐसे व्यक्ति की शांति से निकला था जो पहले से ही जवाब जानता था और जो इसे जानकारी के लिए नहीं बल्कि जवाब देने वाले की प्रतिक्रिया देखने के लिए पूछ रहा था। और प्रतिक्रिया ठीक वही थी जिसकी राजीव को उम्मीद थी। एक पलक झपकना, एक न्यूनतम, लगभग अदृश्य पलक झपकना जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक चला, लेकिन जिसमें सब कुछ था। आश्चर्य, गणना, किसी ऐसे व्यक्ति का पुनर्गठन जिसने अभी अभी समझा है कि बातचीत उस रास्ते पर नहीं जा रही है जैसा उसने सोचा था। 12/0 मासिक, कविता ने फिर से पलक झपकाए बिना कहा, जो हमने उसे हमेशा भुगतान किया है और आप उसे स्पष्ट रूप से हर महीने पूरे 12/0 देती हैं। आप कहां जाना चाहते हैं राजीव? राजीव ने उसे देखा। उसने उसे एक ऐसे आदमी की नजर से देखा जिसने रात भर कंप्यूटर पर नंबरों की जांच की थी और उसे एक कॉलम मिला था जिस पर व्यक्तिगत पूरक सीईओ लिखा था और जिसे अब अपनी पत्नी के मुंह से पूरी झूठ सुनना था, इससे पहले कि वह उसे सच से नष्ट करता। दे। कहीं नहीं, राजीव ने कहा। मैं बस यह पुष्टि करना चाहता हूं कि आप उसे पूरे 12/0 देती हैं। हाँ राजीव, पूरे 12/0। संतुष्ट?
राजीव ने सिर हिलाया। उसने इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। और यह चुप्पी, एक ऐसे आदमी की यह सुनियोजित चुप्पी जिसके पास सबूत थे, लेकिन जिसने उन्हें अभी तक न दिखाने का फैसला किया था, वही था जिसने कविता के स्वर को बदल दिया। क्योंकि कविता चुप्पी को पहचानती थी और जानती थी कि राजीव की चुप्पी उसके शब्दों से ज्यादा खतरनाक थी। मैं चाहती हूं कि ये बच्चे आज चले जाएं, कविता ने रणनीति बदलते हुए सीधे हमले पर लौटते हुए कहा। और मैं चाहती हूं कि लक्ष्मी समझे कि उसका काम इस घर को साफ करना है, न कि अपने परिवार को यहां बसाना। लक्ष्मी और उसके बच्चे यहीं रहेंगे, राजीव ने कहा। अगर वे रहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। यह तुम्हारा फैसला है। कविता ने उसे देखा। तलाक की धमकी उसका सबसे मजबूत पत्ता था। यह हमेशा हर बहस में, हर असहमति में रहा था। जाने की संभावना वह हथियार था जिसे कविता तब निकालती थी जब उसे जीतना होता था, क्योंकि वह जानती थी कि राजीव टूटने से, घोटाले से, अलगाव की अव्यवस्था से डरता था। लेकिन इस बार राजीव का चेहरा नहीं बदला। न वह तनाव में आया, न उसने झिझका, न उसने नजरें झुकाईं, और इससे वह अस्थिर हो गई। मैं चली जाऊंगी राजीव, और मैं तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम किसी को भी नहीं ले जाओगी। वे मेरे बच्चे हैं, वे हमारे बच्चे हैं, और कोई भी न्यायाधीश तुम्हें हिरासत नहीं देगा जब वह देखेगा कि तुमने क्या किया। यह वाक्यांश कमरे में ऐसे गिरा जैसे एक कांच की मेज पर एक सिक्का। कविता अचल रही। उसका चेहरा बदल गया। वह तुरंत रणनीति से डर में बदल गई। किसी ऐसे व्यक्ति का तेज और तीखा डर, जिसने कुछ ऐसा सुना जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, और जिसे यह गणना करने के लिए 3 सेकंड की जरूरत थी कि दूसरा कितना जानता है और कितना अनुमान लगा रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कविता ने कहा, और पहली बार उसकी आवाज गणना की हुई या ठंडी नहीं थी, बल्कि रक्षात्मक थी। किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जो ऐसी ईंटों से दीवार बना रहा है जो उसके पास अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है, राजीव ने कहा। कविता ने अपना जबड़ा कस लिया, अपनी मुद्रा बदली, बाहें मोड़ लीं, और जो कुछ बचा था वह फेंक दिया। अगर तुम इस पर जोर देते हो तो मैं अपने वकील को बुलाऊंगी और उससे कहूंगी कि नौकरानी हमें लूट रही है। मेरे पास इसे साबित करने के लिए सबूत हैं। मैं कह सकती हूं कि घर में चीजें गायब थीं, खाना गायब हो जाता था, मुझे कम पैसे मिले। राजीव, किसे विश्वास होगा, तुम्हारी पत्नी को या नौकरानी को? नौकरानी शब्द कविता के मुंह से उसी घृणा के साथ निकला जिसके साथ उसने 3 महीने पहले लक्ष्मी से कहा था कि अगर उसने शिकायत की तो वह उसे चोर का आरोप लगाएगी। वही घृणा जिसने उसे आधी रात को बिना सोए उसका वेतन आधा करने की अनुमति दी। वही घृणा जिसने उसे जुहू के एक रेस्तरां में लॉबस्टर खाने की अनुमति दी, जबकि जिस महिला से वह चोरी कर रही थी वह एक पुल के नीचे एक बच्चे के साथ एक गत्ते के डिब्बे में सो रही थी। सबूतों पर विश्वास करेंगे, राजीव ने दृढ़ आवाज में कहा, और सबूत मौजूद हैं। कविता के चेहरे पर कुछ टूट गया। यह कोई दृश्यमान टूट नहीं थी, यह सतह के नीचे कुछ था, जैसे एक दीवार में दरार जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन जो पूरी संरचना को कमजोर करती है। वह राजीव के सामने खड़ी रही, बाहें मोड़े और जबड़ा कसकर बंद था, और उसकी आंखें तेजी से बाएं से दाएं घूम रही थीं, गणना करते हुए, फिर से गणना करते हुए, एक रास्ता ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिल रहा था। तुम एक गलती कर रहे हो, कविता ने ऐसी आवाज में कहा जो धमकी भरी लगनी चाहती थी, लेकिन जो कुछ पतली, अधिक नाजुक लगी। किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जो जानता है कि वह हार रहा है और समय जीतने की कोशिश कर रहा है। एक गलती जिसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह मुड़ी, कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, और दूसरी मंजिल से उसकी आवाज ऐसे नीचे आई जैसे कोई सुना जाना चाहता हो। लक्ष्मी, अपना और अपने बच्चों का सामान ले लो। तुम आज जा रही हो, और अगर तुम नहीं जाती हो तो कल मेरा वकील चोरी की शिकायत दर्ज करेगा। राजीव कमरे से बाहर निकला और रसोई की ओर चला। उसे जो मिला उसने उसके सीने को मुट्ठी की ताकत से कस दिया। लक्ष्मी सामान पैक कर रही थी। वह नौकरानी के कमरे के फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी, अपने बच्चों के कपड़े के बैग में डाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। और किसी ऐसे व्यक्ति की तेजी से और यांत्रिक हरकतें जिसने मिनटों में पैक करना सीख लिया हो, क्योंकि पिछली बार जब किसी ने उससे कहा था तुम जा रही हो तो उसके पास 24 घंटे थे, और इस बार वह एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैं और समस्याएं पैदा नहीं करना चाहती साहब, लक्ष्मी ने बिना सिर उठाए कहा। उसकी आवाज टूटी हुई थी और उसके हाथ अमन की टी-शर्ट पैक कर रहे थे, जिसकी कल के स्नान से अभी भी शैम्पू की गंध आ रही थी। आपने हमारे लिए वह सब कुछ किया है जो किसी और ने नहीं किया।
लेकिन मैं मैडम को जानती हूँ, वह अपना वादा पूरा करेंगी, वह शिकायत दर्ज करेंगी, और अगर मुझ पर चोरी का आरोप लगता है तो मैं कहीं भी काम नहीं कर पाऊंगी। और मेरे बच्चे, लक्ष्मी। राजीव उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, रुक जाओ, बैग छोड़ दो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन मैडम ने कहा, मैडम अब इस घर में कुछ भी तय नहीं करेंगी। लक्ष्मी ने फर्श से लाल आंखों से और अमन की टी शर्ट पकड़े हुए और एक ऐसी महिला की अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा जो विश्वास करना चाहती थी, लेकिन जो 3 महीनों से किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर बार जब उसने सोचा कि चीजें बेहतर होंगी तो वह और खराब हो गईं। रसोई के दरवाजे पर फ्रेम से सटा खड़ा था पूजा। उसके हाथ में सुपरमार्केट का बैग था, सीने से कसकर दबा हुआ, अपनी मां को फर्श पर देख रहा था। राजीव को घुटनों के बल बैठा देख रहा था, उस सीढ़ी की ओर देख रहा था जहां से कविता की आवाज आई थी। और उसकी आंखों में, 7 साल की उन आंखों में जिन्होंने पुल की दीवार पर 87 रेखाएं खींची थीं, कुछ ऐसा था जो डर नहीं था बल्कि दृढ़ संकल्प था। किसी ऐसे व्यक्ति का दृढ़ संकल्प जिसने 87 रातों तक कुछ छुपाया था और जो जानता था कि उसे बाहर निकालने का समय आ गया था। पूजा ने बैग को कसकर पकड़ा, अपनी मां को देखा, राजीव को देखा और बिना किसी के कहे कमरे की ओर चली। पूजा नंगे पैर संगमरमर के फर्श पर कमरे में दाखिल हुई। सुपरमार्केट का बैग दोनों हाथों से सीने से कसकर दबा हुआ था। कविता एक छोटा सूटकेस लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और उसके कान पर फोन था। किसी से बात कर रही थी, शायद अपने वकील से, शायद लक्ष्मी के खिलाफ शिकायत तैयार कर रही थी जिसकी उसने धमकी दी थी, शायद वह झूठ गढ़ रही थी जिसे वह एक ऐसी महिला को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी जिसने कुछ नहीं किया था सिवाय काम करने, चुप रहने और जीवित रहने के। राजीव कमरे में खड़ा था। उसने पूजा को अंदर आते देखा, उसने बैग देखा और जो होने वाला था उससे पहले ही वह समझ गया था, क्योंकि रसोई में सुबह 2 बजे की बातचीत ने उसे उस लड़की के बारे में कुछ सिखाया था कि पूजा बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी नहीं करती थी, कि हर हरकत की गणना इतनी सटीकता से की जाती थी जैसे किसी ने सीखा हो कि गरीबों के जीवन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। कविता आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर फोन काट चुकी थी। उसने कमरे में खड़ी पूजा को बैग के साथ देखा। और यह बच्ची क्या कर रही है यहां? लक्ष्मी, अपने बच्चों को ले जाओ मैडम, पूजा ने कहा। शब्द बच्ची के मुंह से इतनी स्पष्टता से निकले कि कविता वाक्य के बीच में ही रुक गई। यह चीख नहीं थी, यह चुनौती नहीं थी, यह 7 साल की एक बच्ची की आवाज थी जिसने इस पल को अपने सिर में 87 बार रिहर्सल किया था। पुल की दीवार पर हर एक रेखा के लिए एक बार, हर उस रात के लिए एक बार जब उसने बैग को अपनी छाती से कसकर दबाया था, यह सोचते हुए कि क्या वह कभी इसे सही व्यक्ति के सामने खोल पाएगी। पूजा कमरे की सेंटर टेबल तक चली, बैग को मेज पर रखा, उसे खोला और रसीदें निकालना शुरू कर दिया। उसने उन्हें एक एक करके दोनों हाथों से निकाला, उसी नाजुकता से जैसे महत्वपूर्ण चीजें निकाली जाती हैं। तेजी से नहीं, अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे, सावधानी से। हर कागज को कांच की मेज पर ऐसे रखा जैसे कोई न्यायाधीश की मेज पर सबूत रख रहा हो। 6 रसीदें, 6 मासिक भुगतान, 4 बार मोड़े हुए 6 कागज जो 3 महीने तक एक पुल के नीचे, एक प्लास्टिक बैग के अंदर, एक बच्ची के हाथों में जीवित रहे थे जिसने उन्हें ऐसे संरक्षित किया था जैसे अन्य बच्चे एक पसंदीदा खिलौना संरक्षित करते हैं। मेरी मां झूठ नहीं बोलती, पूजा ने दृढ़ आवाज में और अपनी आंखें कविता पर टिकाए हुए कहा। मेरी मां ने कभी झूठ नहीं बोला, मेरी मां ने कभी चोरी नहीं की। यह रहा सबूत। कविता ने रसीदों को देखा। उसका चेहरा 2 सेकंड में 3 भावों से गुजरा, भ्रम, पहचान और घबराहट। भ्रम क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल की एक बच्ची के पास दस्तावेज होंगे। पहचान क्योंकि उसने अपनी खुद की लिखावट हर रसीद पर देखी, राशि, तारीख, लक्ष्मी के हस्ताक्षर, जिसे वह खुद हर महीने हस्ताक्षर करवाती थी जब उसे उसका आधा हिस्सा देती थी। और घबराहट क्योंकि उसे उस पल समझ में आया कि मेज पर जो कुछ था वह सबूत था जिसे मौजूद नहीं होना चाहिए था, वह सबूत जिसे वह मानती थी कि मौजूद नहीं था। क्योंकि जब कोई पुल के नीचे रहता है तो रसीदें कौन रखता है? लक्ष्मी उन्हें रखती थी। लक्ष्मी उसे दिए गए हर कागज को रखती थी। क्योंकि एक महिला जो बिना कुछ के बड़ी हुई है, वह सीखती है कि कागजात ही गरीबों के पास अमीरों के शब्दों के खिलाफ एकमात्र बचाव होते हैं। और उसने उन्हें पूजा को दे दिया, क्योंकि पूजा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थी जिसे वह जानती थी, किसी भी वयस्क से ज्यादा भरोसेमंद, किसी भी बैंक से ज्यादा भरोसेमंद, किसी भी ताले वाली दराज से ज्यादा भरोसेमंद। क्योंकि पूजा 7 साल की थी और एक ऐसे जानवर की क्रूरता थी जो उसे सौंपे गए काम को अपनी जान से भी ज्यादा बचाता है।
कविता ने रसीदों की ओर हाथ बढ़ाया, एक तेज सहज हरकत, किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ जो सबूत को गायब करना चाहता है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन राजीव तेज था। उसने कविता के छूने से पहले कागजात पर हाथ रखा, उन्हें मेज से उठाया और अपनी जेब से फोन निकाला। उसने हर एक की फोटो खींची, सभी 6 की, एक एक करके। तारीख दिखाई दे रही थी, राशि दिखाई दे रही थी, कविता की लिखावट दिखाई दे रही थी, लक्ष्मी के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे थे। 6 तस्वीरें जो स्वचालित रूप से क्लाउड में सहेजी गईं और जिन्हें अब मिटाया नहीं जा सकता था, न फाड़ा जा सकता था और न ही नकारा जा सकता था। 36-0। राजीव ने फोन रखते हुए और कविता को ऐसी शांति से देखते हुए कहा जो किसी भी चीख से ज्यादा विनाशकारी थी। 6 मासिक भुगतान, हर बार 6 शून्य जो तुमने छीन लिए। 36 शून्य जो तुमने एक ऐसी महिला से चुराए जो 12 शून्य कमाती है, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसका कोई पति नहीं है, जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसके पास इस नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। 36 शून्य रुपये जो तुमने जुहू में अपने रात्रि भोज और अपने बैग और अपने सैलून के लिए इस्तेमाल किए, जबकि वह एक पुल के नीचे एक बच्चे के साथ एक गत्ते के डिब्बे में सो रही थी क्योंकि उसके पास कंबल नहीं था। कविता ने जवाब नहीं दिया। उसका हाथ अभी भी मेज की ओर बढ़ा हुआ था, जहां अब कोई रसीद नहीं थी, और उसका मुंह आधा खुला था, और उसकी आंखें राजीव और पूजा और दरवाजे और सीढ़ियों के बीच घूम रही थीं, एक रास्ता ढूंढ रही थीं जो मौजूद नहीं था, क्योंकि रास्ते तब बंद हो जाते हैं जब सच के पास सबूत होते हैं। और जब उसने तुमसे पूछा क्यों, राजीव ने आगे कहा, तुमने उसे धमकी दी। तुमने उससे कहा कि अगर उसने बात की तो तुम उसे नौकरी से निकाल दोगी और मुझे बताओगी कि वह चोरी करती थी। तुमने डर से उसका मुंह बंद कर दिया। तुमने उसे चुप रहने और सड़क पर रहने के बीच या बोलने और नौकरी खोने के बीच चुनाव करने दिया, और वह चुप रही। तीसरी पोर्टसा नौकरी की बात ही किसी पर आफ्रेम बोल पर वह 3 महीने चुप रही। वह तब चुप रही जब उसके बच्चे गत्ते पर सोते थे और ठंडी रोटियां खाते थे। वह तब चुप रही जब वह मेरी रसोई में भूख से बेहोश हो रही थी, मेरी बेटी को दूध की बोतल परोस रही थी। कमरा शांत था, ऐसी चुप्पी जो सच के पूरे स्थान को घेरने के बाद मौजूद होती है और किसी और चीज के लिए जगह नहीं बचती। पूजा अभी भी मेज के पास खड़ी थी, उसके हाथ बगल में थे और उसकी निगाह कविता पर टिकी थी, न नफरत से न बदले की भावना से, एक ऐसी लड़की की अभिव्यक्ति के साथ जिसने अपनी एकमात्र मिशन पूरा कर लिया था और जो अब यह देखने का इंतजार कर रही थी कि जब सच के पास आखिरकार सबूत हो तो क्या होता है। लक्ष्मी कमरे के दरवाजे पर दिखाई दी। वह ध्रुव को बाहों में लिए और अमन को अपनी पैंट पकड़े हुए और लाल आंखों से और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ फ्रेम में खड़ी थी, क्योंकि उसने रसोई से सब कुछ सुना था। पूजा का हर शब्द, राजीव का हर नंबर, कविता की हर चुप्पी, और उसके चेहरे पर शर्म या डर नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे लक्ष्मी ने 3 महीनों में महसूस करने की अनुमति नहीं दी थी, यह भावना कि कोई उसे देख रहा था। कविता ने लक्ष्मी को देखा, उसने उस महिला को देखा जिससे उसने 36 शून्य रुपये चुराए थे। दरवाजे पर ध्रुव को बाहों में लिए और एक बच्चा उसकी टांग पकड़े हुए, और साफ कपड़े जो हमेशा साफ थे, और गरिमा जो हमेशा बरकरार थी। और कविता के चेहरे पर जो उभरा वह पश्चाताप नहीं था, वह किसी ऐसे व्यक्ति की असहजता थी जो खुद को उस व्यक्ति की आंखों में प्रतिबिंबित देखता है जिसे उसने चोट पहुंचाई थी और जो आंखें नहीं मिला सकता था। कल मेरा वकील आ रहा है, राजीव ने कहा। तुम हर पैसा वापस करोगी और जो भी तुम्हें हस्ताक्षर करना होगा उस पर हस्ताक्षर करोगी। आज रात तुम जा रही हो। कविता ने बिना जवाब दिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, 2 सूटकेस पैक किए, एक टैक्सी बुलाई और मल्लाबार हिल की हवेली से रविवार को सुबह 11 बजे उसी दरवाजे से बाहर निकली जिससे वह 8 साल पहले अंदर आई थी, सिवाय इसके कि इस बार कोई उसे दरवाजे तक छोड़ने नहीं आया, किसी ने उसके सूटकेस नहीं उठाए और किसी ने उसे अलविदा नहीं कहा। तीनों बच्चों को समझ नहीं आया कि उनकी मां सूटकेस के साथ क्यों चली गई। राजीव ने उनसे कहा कि मां को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। आर्यन ने पूछा कि क्या लक्ष्मी और बच्चे यहीं रहेंगे। राजीव ने कहा हाँ, और आर्यन ने अमन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर खींचा और कहा, आओ मैं तुम्हें अपनी कारें दिखाता हूं। 4 साल के बच्चे की सहजता से, जिसके लिए चीजें सरल होती हैं, जो लोग रहते हैं वे ही महत्वपूर्ण होते हैं। 6 बच्चे उस दोपहर कमरे में एक साथ बैठे। तीनों बच्चों ने अमन को अपने खिलौने दिखाए और अमन उन्हें उसी अभिव्यक्ति से देख रहा था जिससे उसने गर्म पानी को देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो यह खोजता है कि ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें अन्य बच्चे स्वाभाविक मानते हैं। पूजा मायरा को गोद में लिए सोफे पर बैठी थी और उसे एक कहानी पढ़ रही थी, उसी धैर्य से जैसे कोई बच्ची सालों से
अपने भाइयों को कहानियां पढ़ती आ रही हो और जो अपने और उधार के भाइयों के बीच अंतर नहीं करती। और ध्रुव कमरे के फर्श पर रेंग रहा था, एक गेंद का पीछा करते हुए जिसे रोहन बार बार लुढ़का रहा था। और हर बार जब ध्रुव उसे पकड़ता था, रोहन ताली बजाता था और ध्रुव उस बच्चे की हंसी से हंसता था जो घरों को ऐसी चीज से भर देता है जिसे फर्नीचर और पर्दे और संगमरमर के फर्श नहीं भर सकते। राजीव ने कमरे के दरवाजे से उन्हें देखा। 6 बच्चे, 3 जिनके पास सब कुछ था और 3 जिनके पास कुछ भी नहीं था, फर्श पर एक साथ खेल रहे थे, जैसे कि अंतर मौजूद ही नहीं था, क्योंकि बच्चों के लिए अंतर मौजूद नहीं होता। अंतर वयस्कों का एक आविष्कार है जिसे बच्चों ने अभी तक देखना नहीं सीखा है। उस रात जब 6 बच्चे सो रहे थे, राजीव रसोई में गया। लक्ष्मी वहीं बैठी थी, उसी स्टूल पर जहां पूजा पिछली रात बैठी थी। उसके हाथ काउंटर पर थे और उसकी आंखें खिड़की से बगीचे को देख रही थीं और शॉल उसकी गोद में मुड़ा हुआ था, क्योंकि ध्रुव अब बिस्तर पर सो रहा था और उसे शॉल की जरूरत नहीं थी। लेकिन लक्ष्मी उसे अपनी गोद में वैसे ही रखे हुए थी जैसे उन चीजों को रखा जाता है जो अब उस काम के लिए उपयोगी नहीं होती जिसके लिए वे बनी थीं, लेकिन जिनका मतलब इतना ज्यादा होता है कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। राजीव उसके बगल में बैठ गया। बोला नहीं। लक्ष्मी नहीं बोली, और जो चुप्पी उन्होंने साझा की वह 3 सालों में पहली चुप्पी थी जो उन बातों से भरी नहीं थी जिन्हें एक नहीं जानता था और दूसरा कह नहीं सकता था। यह एक साफ चुप्पी थी, 2 लोगों की चुप्पी जो आखिरकार सच के एक ही तरफ थे। 8 महीने बाद घाटकों पर बस्ती की एक शांत सड़क पर, वही बस्ती जहां लक्ष्मी कविता द्वारा वेतन काटे जाने और उसकी दुनिया के गिरने से पहले रहती थी, एक छोटा सा घर था जिसका नीला दरवाजा और एक खिड़की एक ऐसे आंगन में खुलती थी जहां एक कपड़े सुखाने का तार और तुलसी का एक गमला और कुछ नहीं था, लेकिन जो लक्ष्मी और उसके बच्चों के लिए किसी भी हवेली से बड़ा था, क्योंकि वह उनका अपना था। राजीव ने पहले 6 महीनों का किराया और पूरी मरम्मत का भुगतान किया। पेंटिंग, प्लम्बिंग, एक नया चूल्हा, एक पानी का हीटर, ताकि अमन को फिर कभी यह पता न चले कि गर्म पानी मौजूद होता है। लक्ष्मी ने उससे कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। राजीव ने उससे कहा कि यह कोई उपहार नहीं बल्कि एक कर्ज है, एक ऐसे आदमी का कर्ज जिसने 3 साल तक पैरोल पर हस्ताक्षर किए बिना यह सत्यापित किए कि पैसा जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच रहा है। लक्ष्मी ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि जब वह स्थिर हो जाएगी तो वह किराया खुद देगी। राजीव ने शर्त स्वीकार कर ली, यह जानते हुए कि लक्ष्मी उसे पूरा करेगी, क्योंकि लक्ष्मी वह सब कुछ पूरा करती थी जो वह कहती थी। यह कुछ ऐसा था जो उसने बहुत देर से सीखा था और वह उसे नहीं भूलेगा। पूजा तीसरे दर्जे में तीनों बच्चों के स्कूल में दाखिला लिया और दूसरे महीने वह कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा थी। शिक्षिका ने राजीव को माता पिता की बैठक में बताया कि पूजा में कुछ ऐसा था जिसे उसने 30 साल के शिक्षण में नहीं देखा था। एक अनुशासन जो दबाव से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से आता था। एक ऐसी बच्ची का दृढ़ विश्वास जिसने पुल के नीचे सीखा था कि पढ़ाई करना गत्ते के डिब्बे और नीले दरवाजे वाले घर के बीच का अंतर था। शुक्रवार को पूजा तीनों बच्चों के साथ मलाबार हिल की हवेली जाती थी और 5 डाइनिंग रूम की मेज पर एक साथ गृह कार्य करते थे और पूजा आर्यन को भाग सिखाती थी, एक शिक्षिका के धैर्य और किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार से जो जानता है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। अमन के पास 24 रंगीन पेंसिलों का एक पूरा सेट था जिसे राजीव ने उसे स्कूल के पहले दिन उपहार में दिया था। उसने उन्हें रंगों के अनुसार व्यवस्थित किया था, एक तरफ गर्म रंग, दूसरी तरफ ठंडे रंग, उसी क्रम के जुनून के साथ जो उसके पास पुल के नीचे अपनी 3 बिना नोक वाली पेंसिलों को व्यवस्थित करते समय था। पुरानी कॉपी अभी भी रखी हुई थी। लक्ष्मी ने उसे नहीं फेंका, उसे कमरे के शेल्फ पर 3 बच्चों की एक तस्वीर के बगल में रखा। पहले पन्ने पर खुला था जहां अभी भी उसकी लिखावट नीले मार्कर से पढ़ी जा सकती थी। पढ़ाई करो मेरे प्यार, एक दिन हमारे पास एक असली घर होगा। और नीचे अमन की लिखावट में, जो अब कामपति नहीं थी बल्कि दृढ़ थी, क्योंकि एक बच्चा जो हर दिन एक डेस्क पर लिखता है वह अपनी लिखावट में सुधार करता है, उसी तरह जैसे एक मांसपेशी जो व्यायाम करती है वह मजबूत होती है। हमारे पास अब एक असली घर है माँ। ध्रुव एक लकड़ी के पालने में सोता था जिसे राजीव ने लाल बहादुर शास्त्री मार्ग की एक फर्नीचर की दुकान से खरीदा था। उसमें साफ चादरें थीं, एक छोटा तकिया और तारों वाला एक मोबाइल जिसे अमन ने कार्डबोर्ड और धागे से बनाया था। लेकिन हर रात बिना किसी अपवाद के लक्ष्मी उस पर अपना शॉल डाल देती थी, वही पुराना और घिसा हुआ शॉल जिसे अब किसी को ढंकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब कंबल और छत और दीवारें थीं।
लक्ष्मी उसे हर तरह से डालती थी। कभी कभी वह एक पल के लिए शॉल पर हाथ रखकर ध्रुव को सोते हुए देखती थी, और अगर किसी ने उससे पूछा होता कि वह इसे क्यों डालती रहती है तो वह कहती कि आदत से, लेकिन यह आदत नहीं थी, यह स्मृति थी। 87 रातों की स्मृति, जिसमें वह शॉल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उसके बेटे को ठंड से अलग किया था और उसे धीरे धीरे दोनों हाथों से बच्चे के शरीर पर कपड़े को चिकना करने का कार्य लक्ष्मी का खुद को यह याद दिलाने का तरीका था कि वे कहां से आए थे, ताकि कभी न भूलें कि यहां तक पहुंचने में क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। राजीव हर हफ्ते तीनों बच्चों के साथ जाता था। 6 बच्चे नीले घर के आंगन में उसी सहजता से खेलते थे जैसे वे पहले दिन हवेली के कमरे में खेलते थे, बिना अंतर किए, बिना नापे, बिना यह गणना किए कि किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, क्योंकि बच्चे उस कैलकुलेटर के साथ पैदा नहीं होते हैं और इसे तभी प्राप्त करते हैं जब वयस्क इसे उनमें स्थापित करते हैं। आर्यन ने अमन को बस्ती के फुटपाथ पर साइकिल चलाना सिखाया। मायरा और पूजा ने एक गुप्त भाषा का आविष्कार किया जिसे केवल वे ही समझते थे। रोहन ध्रुव को तब तक अजीब चेहरे बनाता था जब तक बच्चा उस हंसी से हंसता था जो पूरे आंगन को ऐसी चीज से भर देती थी जिसे फर्नीचर और पर्दे और संगमरमर के फर्श नहीं भर सकते। और लक्ष्मी अभी भी हवेली में काम कर रही थी, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थी। वह 7 बजे आती थी, 4 बजे जाती थी। राजीव ने उसका समय समायोजित किया ताकि वह अपने बच्चों को स्कूल से ले जा सके, और तीनों बच्चे उसे हर सुबह उसी खुशी से प्राप्त करते थे, क्योंकि उनके लिए लक्ष्मी नौकरानी नहीं बल्कि वह व्यक्ति थी जो उनकी देखभाल करती थी, जो उनके लिए फल को हर एक को पसंद आने वाले तरीके से काटती थी, जो जानती थी कि मायरा को गर्म दूध की जरूरत है और रोहन को मधुमक्खियों से डर लगता है, और आर्यन कुछ भी हरा नहीं खाता था जब तक कि लक्ष्मी उसे इतना छोटा न काटती कि वह दिखाई न दे। लक्ष्मी उन बच्चों के बारे में सब कुछ जानती थी, वह हमेशा जानती थी। अंतर यह था कि अब कोई और भी जानता था। हवेली की दूसरी मंजिल के दफ्तर में, उस दराज में जहां राजीव पहले सुपरमार्केट के बिल और आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध रखता था, अब एक वस्तु थी जो किसी भी लेखा श्रेणी से संबंधित नहीं थी। यह एक छोटा, कुचला हुआ, मुड़े हुए कोनों वाला और एक तरफ नमी के दाग वाला गत्ते का डिब्बा था, और अखबार अभी भी तल से चिपका हुआ था। वह डिब्बा जिसमें ध्रुव 87 रातों तक मिट्टी नदी पर एक पुल के नीचे सोया था। राजीव उसे उस दिन पुल से लाया था जब वह बचे हुए सामान को लेने वापस गया था। उसने उसे साफ किया, उसे रख लिया और अंदर के ढक्कन पर लक्ष्मी द्वारा रविवार को फोन से भेजी गई एक तस्वीर चिपका दी। 6 बच्चे नीले घर के आंगन में बैठे थे। उनके पैर नीची बाड़ से लटके हुए थे और उनके बगल में बैठे लोगों के कंधों पर बाहें थीं। पूजा एक तरफ अपने गंभीर चेहरे के साथ और ध्रुव दूसरी तरफ आर्यन की गोद में, और बीच के 4 बच्चे बच्चों की मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे, जो नहीं जानते कि उनकी फोटो खींची जा रही है और इसलिए वे सच में मुस्कुराते हैं। फोटो के नीचे अपनी लिखावट में राजीव ने लिखा, जो मैंने नहीं देखा उसे कभी न भूलने के लिए।